अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अ, जहाँ तक ये मैं दोबारा से कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कल का जो हमारा हुआ है, अगर कोई मिस कर गया बीच में चीज़ तो मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा उसके ऊपर। तो और रजिस्ट्रेशन और फिर मॉडिफिकेशन, हमारा आयरस में, हमारा मैंने आयरस को जानबूझ के छोटा रखा है, पोर्टल, आयरस पोर्टल को, ताकि आप सब लोगों को समझ आ सके जो छोटा मोटा है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। जिसने बहुत ज़्यादा इसकी इन ब्रेविटी देखना है तो मतलब हम उसके लिए हमारा मतलब इसमें जो अपील्स फाइलिंग है वो भी बता दूंगा, बट रिफंड्स और 236 की अप्रूवल और बाकी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स और इसमें काफ़ी कुछ होता है। तो जो भी चीज़ें रिमेनिंग है वो हम बाद में देखेंगे, और वो यूजली मैं केटर करूंगा जो हमारा लॉन्ग कोर्स है उसके अंदर। मेरी कोशिश होगी इसमें जितना मैक्सिमम है विद रिस्पेक्ट टू द लॉ वो आपको मैं गाइड कर दूं। जो लॉ में बेसिक चीज़ें होती हैं, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि बेसिक से ही अभी वाकिफ नहीं होंगे, तो इस रेफरेंस से मेरी कोशिश है कि जो बेसिक्स हैं आपको आनी शुरू हो जाएं। बेसिक आपको चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आप खुद भी हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी कवर कर लेंगे। ये मैंने प्रेजेंटेशन खोली हुई है अपनी, आई होप आप सब देख देख पा रहे होंगे इसको। तो मैंने आप सबको, आप काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, काफी ज्यादा लोगों ने बाद में भी रिक्वेस्ट की थी कि ये म्यूट की ऑप्शन और ये वो मैंने वो हमने की भी है कि आप सब जब चाहें अनम्यूट कर लें। बट मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशन बाद में रखें, ताकि मैंने एंड में सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। हमारी कल मीटिंग वाज सपोज टू एंड ऑन अर्ली बट इट गॉट अ बिट डिले। तो क्योंकि हम काफी लोगों के क्वेश्चंस थे, तो और वो काफी एडवांस क्वेश्चन थे जो बेसिक लोगों की अंडरस्टैंडिंग में नहीं थे, तो वो फिर उनको केटर करने के लिए हमने कर दिया था कि क्या कहते हैं, अच्छा, तो वो उनके मैंने केटर किए क्वेश्चंस। मेरे आप सब लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको जरूर सुनूंगा, जरूर देखूंगा, जरूर रिप्लाई करूंगा। हर मुमकिन कोशिश होगी कि जो आपकी क्यूरीज हैं वो आपकी आंसर्ड हो जाएं, ठीक है, एट द मैक्सिमम। बट आप लोगों की क्यूरीज, अगर मैं इन रियलिटी बात करूं तो वो बहुत ज्यादा आयरस से पर्टेन नहीं करती थी। हमारा पोर्टल आयरस है आज मतलब समझाने के लिए। इन चीजों को मैं आगे भी लेके चलूंगा, आगे भी समझाऊंगा। हाँ, बाज़ औक़ात क्योंकि रिटर्न्स की डेट होती है, कुछ लोग रिटर्न फाइलिंग में फंसे होते हैं, तो कुछ लोगों के इमीडिएट क्वेश्चन होते हैं, तो वो जरूर मैं टेकअप करके उनके आंसर्स कर लूंगा, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि उन्होंने कैसे इसको लेके चलना है, तो वो बता दूंगा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे बकिया लेमैन की लैंग्वेज में जो जिनको लेमैन क्वेश्चंस होते हैं उनको हम पहले आंसर करें और उनको समझा दें ताकि उनको आयरस समझ आ जाए। बकिया जिसके क्वेश्चंस प्योरली जो जिसे कह लो कि एड्रेस होने चाहिए कंसल्टेंसी के थ्रू, तो वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपने इसको टेकअप करना है, तो आपको उसकी आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं अभी बेसिकली वही अभी थोड़ा सा मैं पीछे रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लिया होगा। और मैं आपको वैसे ही दोबारा समझा देता हूँ कि एफबीआर की साइट पे सबसे एंड पे ऑर्डिनेंस की टैब बनी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, एक्ट ऑर्डिनेंस की टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लें। आज मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनकम टैक्स रूल्स भी डाउनलोड करें अपना। मैं उसका वे आउट बता देता हूँ आप लोगों को। आप एफबीआर की साइट पे जाएंगे, ठीक है, सबसे बॉटम पे आप इसी ऑर्डिनेंस की टैब पे क्लिक करें। आप सब लोग यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, आज मैं कहूँगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मैं दोबारा ये बता देता हूँ कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक किया मैंने तो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आ गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑर्डिनेंस डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलरली मैंने इनकम टैक्स रूल्स कहाँ से डाउनलोड करने, इसी तरह इनकम टैक्स रूल्स पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रूल्स आ जाएंगे जो अपडेटेड टिल 8 सितंबर 2020 है। इसको मैं डाउनलोड करूंगा। ये मैं डाउनलोड, ऐसा है कि पेज ये हो रहा है डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा व्हाट्सएप। तो आप सब लोग अपने एंड पे ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स को डाउनलोड कर लें, सो दैट कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आप लोग अपने पास लॉ रखें जिसके थ्रू जिसके साथ आपने इसको लेके चलना है। तो हमारा मॉड्यूल आज आयरस है। तो
मैंने ये चीजें आपको बतानी थी। इस मैं अभी प्रेजेंटेशन से लेके चल रहा हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन क्या थी और मैं प्रेजेंटेशन में आगे क्या लेके चल रहा हूँ। मैंने एनटीएन कैसे रजिस्टर करना है वो मैंने कल आपको बताया। उसको मैं बता देता हूँ कि आप एफबीआर की साइट पे, मैं सारा दोबारा से बता रहा हूँ। एफबीआर की साइट पे हमारा आज का सेशन थोड़ा कम होगा और मैं क्वेश्चन एंड आंसर ज्यादा लूंगा। जितने भी लेमैन के क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेरे भाइयों और बहनों के क्वेश्चंस हैं, वो आप जरूर मुझसे पूछें आयरस के मॉड्यूल तक। और उसके बाद जो डिफरेंट आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे कह लें कि आप लोग लिटिगेशन कर रहे हैं अपनी बिजनेस लाइफ में, सॉरी, तो लिटिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके पर्टेनिंग टू क्वेश्चंस हैं, वो मैं बाद में लूंगा। लेकिन अभी हम इसको लेके चलते हैं कि एफबीआई की साइट पे आप क्लिक करेंगे, fbr.gov.pk ये है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीएन आपने अगर करनी है तो ये इनकम टैक्स, ये मैंने येलो किया हुआ है, आयरस, इस पे इनकम टैक्स और आयरस दोनों लिखे हुए हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। देन आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और इसको न्यू रजिस्टर कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर पूरा एक फॉर्म होगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। इसमें आपने जो करंट सर्विस प्रोवाइडर है, जो बच्चा सीएनएसी, मिस्टर मिसेस जो भी उसमें आ रहे हैं या डॉक्टर भी आ रहा है बीच में, तो वो आपने लिख लेना है अपना नाम, जिस पे स्टेरिक बना हुआ है रेड से। तो ये आपने वो करना है। मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सी आ रहा है, मिस्टर आ रहा है। आपने सर्विस प्रोवाइडर में अपना मोबाइल नंबर के बताएंगे कि यूफोन क्या है, जैस क्या है, जोंग क्या है, वारिद क्या है या टेलेनॉर क्या है। इसी तरह आप अपना सेल नंबर विद 0092 पहले लिखेंगे, ईमेल डालेंगे। ईमेल एड्रेस वही होनी चाहिए जो आपकी पहली थी, तो जो यूजली जीमेल होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा जल्दी आता है। सिमिलरली आप अपने एड्रेस डालेंगे, वहाँ पे अपना एड्रेस कंप्लीट डालेंगे जहाँ पे आपने नोटिस रिसीव करने हैं, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यूजली यही होता है। इसी तरह मैंने इसको फिल करके दिया हुआ है आपको, ये मैंने जेनेरिकली डाला हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ना, तो ये चीज़ें, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मेरा हाउस है, ये सेक्टर मरला है, बनीगाला इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद, वो बनीगाला रूरल एरिया में आता है तो मैंने रूरल लिखा हुआ है। मैं ऑनर हूँ उसका, तो मेरा 1% शेयर है क्योंकि मेरे वालिद साहब से मुझे ट्रांसफर नहीं हुआ। सिमिलरली ये छोटी छोटी चीज़ें आपने करनी है। तो आपका ये एक सिंपल मैंने दिया हुआ है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द टू कोड्स, ईमेल कोड पे और मोबाइल कोड। दोनों कोड्स डिफरेंट होंगे। और इसी तरह फिर आप पासवर्ड और ईमेल पे जो उस जब आप उसको सबमिट कर लेंगे तो आपके पास दोबारा एक ईमेल आएगी और एक मोबाइल पे दोबारा कोड आएगा जो कि आपका पासवर्ड होगा। ये आपने सेव रखना है, किसी को नहीं देना अनलेस आपने किसी और से रिटर्न फाइल करवानी हो। ये पासवर्ड किसी को शेयर नहीं किया करते, दीज मस्ट बी पर्सनल। तो हाँ, आपने अपने पास इसको रखना है और इसको आपने मतलब हमेशा इसको 2-3 जगहों पे सेव कर लें, सो दैट के यूजुअली एक जो एक सेंसिबल पर्सन होते हैं वो इसकी फाइल बना के अपने पास रख लेते हैं कि इन द एंड यूज कर सकें इसको। तो पासवर्ड आ जाएंगे ईमेल पे भी और फोन पे भी, तो आपने उनको सेव रखना है। इसी तरह जब आप उसको कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास दोबारा ये विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि आपने अब दोबारा वही अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो लिखेंगे, साथ पासवर्ड लिखेंगे, अपना डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास सिंपल पेज ओपन होगा, जो फिर आप उसमें जाएंगे कंप्लीटेड टास्क में। मैंने लेफ्ट पे किया हुआ है ये, जस्ट अ सेकंड जी। अच्छा, तो आप आपकी ये जो फॉर्म है कंप्लीट हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड टास्क में रजिस्ट्रेशन पे आ रहा होगा। तो ये आपकी एक तरह से सबमिशन हो जाएगी कि आपका एनटीएन बन चुका है। अगर ऑर्डर टू ग्रांट और रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन आ जाता है तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई होगी। तो अब आपका एनटीएन क्या होगा? आपका एनटीएन वही होगा जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, तो उसी के थ्रू आप करेंगे। तो अब आगे से करते हैं कि लेट्स से कि हमने कोई भी चीज़ में मॉडिफिकेशन करनी है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन की टैब में नीचे आप एक विंडो छोटी सी ओपन होती है जिसमें आप फॉर्म फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, आप वो उस पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। तो इसमें आपने पीरियड सिलेक्ट करना है।
इस पीरियड में आप जो भी पीरियड में आप मॉडिफाई कर रहे होंगे उस पीरियड का एलिमेंट लिखेंगे, तो वो आपका एक निकल आएगा, एक टैक्स ईयर निकल आएगा। उसके ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी कि आप क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो वो एक पूरा फॉर्म अगेन ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना सेल नंबर डालेंगे, ईमेल्स डालेंगे, और उसको अगर सिर्फ सेल नंबर और ईमेल चेंज करना तो यहाँ से चेंज हो जाएगी। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी में चेंज करनी है, पहले आपका एड्रेस और था, अभी और एड्रेस है, यहाँ से चेंज हो जाएगा। सिमिलरली बिजनेस में अगर आपने सोल प्रोप्राइटर अपने आप को बुक करना है या किसी भी और क्लाइंट का बुक करना है, तो आप बिजनेस की उसी बंदे की जाके, सोल प्रोप्राइटर एनटीएन के साथ लिंक्ड होता है, तो इसीलिए आप वहां पे डालेंगे तो ये आपका बिजनेस में यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आप डालेंगे। मैंने इसको करके दिखाया हुआ है कि कैसे आप इसको करेंगे। तो मैंने लेट्स से बिजनेस नेम एस वाई के लीगल लिखा था, एक्विजिशन डेट उसकी ये थी, कैपेसिटी में ऑनर लिखा हुआ है। जब मैं उस पे प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें मैंने बताना है कि मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी ये है कि नहीं है। फिर मैंने सेल्स टैक्स में मुझे रजिस्टर होने की जरूरत है, मेरी इसमें सेल्स टैक्स लगता है कि नहीं, उस पर एफईडी लगता है कि नहीं, वो उस पर मैं चेक बॉक्सेस पे चेक करूंगा या उस पर अनचेक ही रहने दूंगा। उसके बाद अभी चेक बॉक्सेस पे क्लिक करूंगा तो चेक हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करूंगा तो अनचेक हो जाएंगे। फिर नीचे से सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड एफबीआर में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जिस तरह का बिजनेस आप रेंडर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का मैंने लेट से लिखा हुआ है और मैंने टेली कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा ये बेसिकली बिजनेस आ जाएगा। मेरी स्टार्ट डेट पे लिखना है कि मैंने कब से बिजनेस स्टार्ट किया, और इसी तरह मैं उसकी फिर आगे से फर्दर इंफॉर्मेशन लिखूंगा। तो मेरे पास जब मैं इसको ओके करूंगा तो मेरे पास निचले वाले जो स्लाइड के ऊपर आ रहा है वो ओपन हो जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास। फिर मैं उसके नेक्स्ट पेज पे, अब बिजनेस जब मेरा बन जाता था उसको मैंने किसी प्रॉपर्टी के साथ लिंक करना है तो जब मैं उसे लिंक करूंगा तो मैंने उससे प्रॉपर्टी को, या मेरा ऑलरेडी जो एड्रेस है उसी पे मेरा बिजनेस है या मेरा कोई और बिजनेस है। यूजली बिजनेस किसी कमर्शियल जगह पे होने चाहिए, तो पर्सनल जगह पे बिजनेसेस की ऑप्शन करना अलाउड नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट पास की है इसके ऊपर। तो हम पर्सनल जगह पे बिजनेस नहीं कर सकते अनलेस आप एडवोकेट हो। एडवोकेट भी घर का कुछ सम पोर्शन ऑफ इट आप रख सकते हैं एज ए बिजनेस, लेट्स से कि 20 to 25% आप उसको वहां पे बिजनेस रन कर सकते हैं, बट उसमें रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी हो। आप घर में बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन एफबीआर क्या जो बैंक अकाउंट की ओपनिंग होती है वो इस तरह नहीं होती। बैंक अकाउंट वाले कहते हैं कि किस जगह पे आपका बिजनेस है, वो अगर कोई घर के अंदर बिजनेस कर रहा है तो ही मस्ट हैव रीजन कि वो उसके घर में बिजनेस क्यों कर रहा है, और वो अकाउंट तब तक नहीं खुलता जब तक कमर्शियल जगह पे बिजनेस ना हो। ये प्रैक्टिस चल रही है। आपके लिंक्स तो बैंक्स में तो वो खोल देते हैं, लेकिन अगर वो बैंक पकड़ा जाता है और ये स्टेट बैंक की नॉन कंप्लायंस होती है तो उसके ऊपर 50 मिलियन तक का फाइन होता है, स्टार्टिंग विद 50 मिलियन। तो बिजनेस आपका होना चाहिए वहां पे जहाँ पे कमर्शियल जगह हो, जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। रेजिडेंशियल को रेजिडेंशियल रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिजनेस ऐड करता हूँ, उसके मैं लिंक कर लूंगा किसी अपने बिजनेस के साथ। सिमिलरली अब बाकी लिंक और अटैचमेंट्स की मैंने यहाँ पे नहीं डाली हुई स्लाइड, क्योंकि वो अटैचमेंट में जो जो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपने साथ जो टेनेंसी एग्रीमेंट है, जहाँ रेंट एग्रीमेंट कह लें उसको, वो सारे अटैच करना चाहिए। साथ कमर्शियल जो आपका मीटर लगा हुआ है बिजली का, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू बिजली का, तो इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल होना चाहिए। अगर आप अपने टेलीफोन का लगाते हैं तो टेलीफोन के एड्रेस मुख्तलिफ जगह पे चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से वो रिकमेंड नहीं करते। फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है, कुछ लोग कर रहे होते हैं इस बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, जब वो सोल प्रोप्राइटर ले रहे होते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आप अपना बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेके हैं ताकि हम आपका अकाउंट ओपन कर सकें बिजनेस का। लेकिन अगर आप इसका नहीं लेके जाते तो वो कहते हैं कि जब बैंक वाले कहते हैं कि अपना सोल प्रोप्राइटर का एनटीएन लेके हैं, और जब इधर आते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि आप अपना बैंक अकाउंट दें, तो दोनों जगह पे मसला होता है। तो यहाँ पे आप यूजली ये करना होता है कि आप बैंक अकाउंट यहाँ पे अपना विद रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू सम एक्सटेंट, जिसे कह सकते हैं कि 000 करके आप ऐड ऑन कर सकते हैं बैंक में। ये बैंक का फॉर्म है। ये बैंक के फॉर्म में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, टाइप है कि आपका क्या है, अकाउंट है, फॉर्म होती है कि करंट अकाउंट है, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो आप जो पर्सनल अकाउंट खुला हुआ है उसी की इंफॉर्मेशन डाल के यहाँ पे चला सकते हैं। तो आपके बैंक वालों को इससे कोई वो जरूरत नहीं होती।
अब जब आप ये सबमिट कर देते हैं तो आपके पास सिमिलरली वही चीज चली जाती है। क्या कहते हैं, अभी मैंने सबमिट नहीं किया हुआ तो मेरे ड्राफ्ट्स में आ रहा है, मैं सबमिट कर देता हूं तो मेरा आउटबॉक्स में चला जाएगा। चले मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ भाइयों। अफलान भाई, सारे भाई जितने भी हैं, तो मैं उनको बताता हूँ। मैं सबके सवालों के जवाब दूंगा, बट लेट मी कंप्लीट माय, जो मेरा आज इशू मेन चीज है वो कंप्लीट कर लूँ मैं। इसके बाद सब आप दोबारा क्वेश्चंस लिखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं सारे अपने क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, मैं सबका एड्रेस कर दूंगा। हमारा सेशन शॉर्ट होगा, मेरा मकसद यही है कि आज सेशन शॉर्ट करें, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं पर्सनल नोट कहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो जिनका जेन्युइन क्वेश्चन होगा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि लेट्स से कि मेरी क्रेडिबिलिटी को इंस्पेक्ट कर रहे होंगे, कोई किस तरह को चेक कर रहा होगा। तो डिफरेंट तरह के लोग होंगे जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो मैं एंड पे सबके क्वेश्चंस लूंगा और शॉर्ट ही सेशन होगा, तो आपके क्वेश्चंस का टाइम आपको ज्यादा दूंगा ताकि आप क्वेश्चन कर सके, मैं आंसर कर सकूं उसको। चलें, तो अब ये ड्राफ्ट में चला जाता है। अब ये हम मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएम थ्रू माई प्रोफाइल भी कर सकते हैं। माई प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर ये सिलेक्शन आ जाएगी कि क्या क्या चीजें हैं, मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको, ये सेशन था कल तक का, ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। हमने एफबीआई की साइट खोली है, मैं अपना कर रहा हूँ इनकम टैक्स अपना ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। मेरा आइरिस मोड आज जितना पॉसिबल है मैं खत्म कर लूंगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि चेंज पिन की ऑप्शन आ रही है आप लोगों के आगे, ये चेंज पिन राइट साइड पे टॉप पे तकरीबन आ रही है, आप पिन चेंज कर सकते हैं। पिन को चेंज करने का मसला नहीं होता, लेट से कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ न्यू पिन और कंफर्म न्यू पिन, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 करता हूँ और वही 2 3 4, तो पिन चेंज करने के लिए एफबीआई कुछ भी नहीं कहता। तो पिन इज नथिंग बट जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उसकी में पिन देना होता है अपना। लेकिन जब आप चेंज पासवर्ड पे करते हैं तो आपका ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड आपने देना होता है। तो लॉगिन करके यूजली आपको ये करना चाहिए कि जो ओल्ड पासवर्ड है आपका, जो एफबीआर ने आपको दिया है, उसको चेंज कर लें आप। इट्स बेटर टू चेंज इट, बिकॉज के आप वो सेव नहीं कर सकते। तो आपका जो जीमेल का पासवर्ड है, हॉटमेल का पासवर्ड, याहू का पासवर्ड, जो भी है, तो आप इसको वो वाले रख सकते हैं, तो आप उसको उस पे कर लीजिएगा, तो आपके सारे चीजें यूजली सिंक रहती हैं। नहीं तो एक्सेल शीट बना लें, तो एक्सेल शीट बना लें तो उस पे ज्यादा बेहतर रहता है। एक्सेल शीट पे तो अपने पास रिकॉर्ड रखें। तो पिन अब मैं दोबारा बता देता हूँ कि पिन, जब आप, एक पासवर्ड होता है एक पिन होता है। लेट्स से कि किसी ने अगर ऑनलाइन मोबाइल ऐप यूज की है, तो ऑनलाइन मोबाइल ऐप यूज करने में जब आप लोग पासवर्ड डालते हैं तो एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। तो सिमिलरली एफबीआई का ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, दिस इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे लॉगिन हो जाएगा, लेकिन जब आप सबमिशन पे जाएंगे, जब आप रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, तो वो कहेगा अपना पिन प्रोवाइड करें। तो जो पिन मैंने देना है वहां पे, तो मैंने वो वाला पिन देना है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है पिन। तो पिन इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन पासवर्ड या एंट्री पासवर्ड, ये सेम ही रहता है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो मतलब 0 0 0 कर लें, 1 2 3 4 जो दिल करे कर लें, ABCD कर लें, तो ये इस तरह होता है। जिसके पास लॉगिन होता है वही कर सकते हैं। पासवर्ड जो है, आप इसे पासवर्ड चेंज कर लें अपना, इट्स बेटर टू चेंज इट। यहाँ पे कुछ लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे खोलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटस आ रहा है एज ए इंडिविजुअल। अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ, आप लोगों को आई होप नजर आ जाएगा। नहीं तो अपनी स्क्रीन पे, आपको मैंने कल ऑप्शन बताया था कि कैसे जूम इन कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे जूम इन कर लें, तो हर कोई इंडिपेंडेंटली कर सकता है। तो ये मेरे पास इंडिविजुअल लिखा हुआ आ रहा है। जो बिजनेसमैन, अगर मैं बिजनेस होता तो मेरा यहाँ पे बिजनेस लिखा हुआ आता। मेरा आरटीओ इस्लामाबाद है, इसका जो कंसर्न आरटीओ है वो उसका यहीं पे लिखा हुआ आएगा। तो ये एक सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो एफबीआर हर किसी को प्रोवाइड करता है जो भी एफबीआर में रजिस्टर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अहम चीज क्या है, अब आप में से कुछ लोग सैलरीड होंगे, कुछ लोग किसी का काम कर रहे होंगे। जहां पे मेरा अभी मेरा मेन पोर्टल जहाँ पे मैंने लेके जाना है, मैं उस तरफ लेके जाता हूँ आप सबको। आप लोगों में से कुछ लोग के सर्विसेज रेंडर कर रहे होंगे, कुछ लोग अपनी खुद कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो वहाँ टैक्स कट रहा होगा ऑलरेडी।
अब एफबीआर में पहले ये ऑप्शन नहीं थी कि जो टैक्स कट रहा होता है लोगों का वो कहाँ पे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, वो तो कंपनी ने काट लिया टैक्स। अब हम कहाँ पे जाएंगे इंफॉर्मेशन लेने? जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है, तो उन्होंने एक टैक्स जमा कराया होता है। जिन्होंने रेंट दिया होता है कंपनीज ने, उन्होंने टैक्स जमा कराया होता है उस इंडिविजुअल का। उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अब एफबीआर ने अपना एक आईटीएमएस पोर्टल बनाया है। ये टॉप राइट पे एमआईएस का पोर्टल आ रहा है। मैं अगर इस एमआईएस के पोर्टल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन सेंटर। अब मैं आपके सामने इस इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो रही है। इस नई विंडो के अंदर आप सब लोग देखें कि एक फॉरेन एसेट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। मेरे को फॉरेन एसेट्स हैं समथिंग, उस पर मैंने कोई पेमेंट की है। डोमेस्टिक एसेट्स की ऑप्शन आ रही है, मैंने कोई पेमेंट की है फॉरेन करेंसी की डोमेस्टिक। फिर ई हेयरिंग, अगर मेरी कोई हेयरिंग्स लगी हुई हैं डिफरेंट डेट्स पे, उस पे मैं इस पे ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एफबीआर ने अब ऑनलाइन हेयरिंग करना शुरू की है जो कि ज्यादातर इफेक्टिव नहीं है। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, ये काफी लोगों के लिए बहुत अहम है। ठीक है, हमने जितना पूरे साल में हमारा टैक्स कटा हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन इस पेमेंट डिटेल पोर्टल पे आ रही होती है। इसे आईटीएमएस पोर्टल भी कहते हैं, एमआईएस सिस्टम भी कहते हैं। इस पे मैंने इंफॉर्मेशन निकालनी कैसे है कि पूरे साल में मेरा कितना, मेरा पर्सनल, मुझ मुझसे लोगों ने कितना टैक्स काटा, ठीक है, मुझे कितनी पेमेंट हुई, मुझ पे कितना टैक्स काटा, तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही होती है। ये बैंक के साथ इंटरलिंक होता है, एफबीआर के अपने सिस्टम के साथ इंटरलिंक होता है, तो यहाँ पे मैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा टैक्स ईयर की ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2021। अगर मैं 2021 लिखूं आप सबके सामने, लेट्स से कि मेरा टैक्स ईयर 2021 में जितना टैक्स कटा हुआ है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मैं क्लिक करता हूँ सर्च पे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाती है। मैं इसको, ये उसके सीपीआर नंबर्स हैं, जो सीपीआर नंबर्स आ रहे हैं जिन्होंने मेरा टैक्स काटा, जैसे ऑडिट एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज हैं, रफाकत बाबर एंड को, इन्होंने 2021 में मेरा कितना टैक्स काटा है। मैं यहाँ पे ये एक्सेल की कॉलम बना हुआ है, बनी हुई है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मेरे पास नीचे पेमेंट डिटेल में डाउनलोड हो जाती है। मैं इसको आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये मेरे सामने पूरी इंफॉर्मेशन ओपन हो गई है जो एफबीआर अपने पास गैदर कर रहा है कि उसने कितना मेरा टैक्स काटा है लोगों ने। अब मैं ऑडिट एक्सपर्ट में काम कर रहा था तो उन्होंने मेरे सैलरी पे कितना काटा है टैक्स, तो वो यहाँ से निकल आएगा। जिन्होंने रेंट की पेमेंट की है सिमिलरली उनके अपना एक डिफरेंट होगा, उनके जिसने काटा हुआ है टैक्स वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। ये है विद होल्डिंग एजेंट नेम। इसको मैं अगर इस तरह करूं, जो मेरा ये पर्टेन करता है विद होल्डिंग एजेंट्स के साथ, जिन्होंने मेरा टैक्स काटा हुआ है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होगी, और किसकी सीपीआर के थ्रू कटा हुआ है तो यहाँ पे सारा कुछ कट रहा होगा। ये पेमेंट आईडीज आ रही है, विद होल्डिंग एजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उनका एनटीएन है। ये आप सबको लिए कि जो ऑडिट एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसका ये एनटीएन है, ये 63044239। सिमिलरली ये रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये उनका एनटीएन आ रहा है 2957263। आप सब लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि ये जितना भी, अब ये मेरे पास, मैं क्योंकि मैं अपना ही डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं लोगों का डाउनलोड नहीं कर रहा, तो मैं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को नेट से दिखा देता हूँ, आप सब लोगों की ईज के लिए। आप, मैं अपना अपने के अलावा डिफरेंट लोगों का कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, मैंने उनका लॉगिन किया है यहाँ पे, श्रीनेर है। अब इनका हर कंपनी का एमआईएस पोर्टल आ रहा है। ठीक है, मैं अगेन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पेमेंट डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ लेट्स से 2022। अब पूरे 2022 में जिन जिन लोगों ने इनका टैक्स काटा, जैसे अलबरका बैंक ने इतना काटा हुआ है, इनको उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज जो ली हैं, लेट्स से ये 1A में फॉल कर है, 153 1A में, तो इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है कि इसने कितना काटा हुआ है। सो इट कैन गो ऑन टू एनीवेयर, जिसका जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होगा उस हिसाब से होगा।
तो ये काफी ज्यादा होता है। अब मैं इसको दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्सेल में मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा। जस्ट सेकंड में स्क्रीन। अब ये मेरे पास पेमेंट डिटेल्स खुल गई हैं अगली एक, जिसका मैंने डाउनलोड किया है। अब ये उसकी तमाम पेमेंट डिटेल्स जो सीनियर से हैं वो आ गई हैं। अब ये तकरीबन एंट्रीज जो मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं वो आ रही हैं तकरीबन, जैसा सही है, ये 396 एंट्रीज आ रही हैं कि टैक्स ईयर 2022 में सीनियर की इतनी टैक्सेबल इनकम पे इतना टैक्स कटा हुआ है। जो 23 अगस्त को कटा है विधोडी ने काटा हुआ है, ये क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ, नो और यस, ये सारा कुछ इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो आप लोगों को बताने के लिए फिलहाल इतना ही कि आप लोगों ने किसी क्लाइंट की अपनी या किसी की भी आपने करनी है तो आप लोग इस पीरियड के इस तरह आप चेक कर सकते हैं। चलें, मैं इसको दोबारा अपनी पेमेंट डिटेल्स दिखा रहा हूँ। मैं अगेन बताता हूँ, यहाँ पे मैंने टैक्स ईयर सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर काफी चेक बॉक्सेस हैं। मैं पेमेंट आईडी के हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ, सीपीआर के ना हिसाब से भी सर्च कर सकता हूँ, जो भी पेमेंट मंथ है उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं। मैंने अगर पूरे साल की निकालनी है तो मैं 2022 लिखूंगा, तो मेरे 2022 की जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या कहते हैं, ये इस तरह ये चीज चला करती है। तो ये आईटीएमएस पोर्टल है, ये आप सबके लिए बड़ा अहम पोर्टल है। यहाँ पे आप इसको अपनी जो भी है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं बकिया सर इस आपको थोड़ा, इंफॉर्मेशन को सेव होके मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को कि बकिया क्या होते हैं, क्या कहते हैं, बकिया चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे लेजर चल रहे होते हैं, इसी तरह डिक्लेरेशन का टैब है, उसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। एक्सटेंशन एप्लीकेशन, रिटर्न की एक्सटेंशन कैसे फाइल करनी है, और जो भी सेल्स टैक्स की जो भी हमने रिफंड की फाइल करनी है, नॉर्मल टैक्स ईयर, ये सब चीजें हम आपको विद रेफरेंस टू द लॉ बताएंगे, बट इन द फ्यूचर बताएंगे। और यूजली तौर पे हम काफी चीजों को इसमें कवर करेंगे, जो कि हम हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है, लॉन्ग कोर्स है, उसके अंदर हम उसको लेके चलेंगे, ज्यादातर समझाएंगे। इसी तरह जो एप्लीकेशंस होती हैं इसमें काफी तरह की होती हैं। कल एक सवाल आया था कि सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, तो जिन जिन का ऑलरेडी एनटीएन बना हुआ है, कंपनी जो एसईसीपी से आता है तो वो आपका एनटीएन आपको आ जाता है। अब सेल्स टैक्स पे कैसे रजिस्टर करेंगे, तो ये 14(1) का फॉर्म है, यहाँ से आप इसको करेंगे, फाइल करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें दूसरा अहम चीज है कि आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है, क्या सेल्स टैक्स के फॉर्म को वो भी कर सकते हैं। बिल्डर को, आपके पास क्लाइंट आता है बिल्डर का, आपने बिल्डर कैसे रजिस्टर करना है ये मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से। ये बिल्डर डेवलपर है, हमारा बिजनेस है, सिम सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास पहले थी वही की वही रहती है। हमने बस जस्ट यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करनी है और मैंने अपने आप को बिल्डर बना लेना है। तो ये जो मेन मॉडिफिकेशन ऑफ एनटीएन के अंदर जो बताया है, सारी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट वैसे ही होती है। आप सब लोग इसको देखिएगा, आपने सब चीजें लिखनी, आप सब इसको पोर्टल को गो थ्रू करें, अपने एंड से मेरी प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करें। आई होप कि आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा वहीं से एड्रेस हो जाएंगे। ये इसी में सिंपल सा पोर्टल है, आप अपने जो बिल्डर एंड डेवलपर बिजनेस है आप अपना वो ऐड करेंगे, बिल्डर बिजनेस यहाँ पे प्लस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बिजनेस लिखेंगे, क्या इस पे सेल्स टैक्स फेच होता है कि नहीं होता, हम इसको कर लेंगे।
और सारा का सारा सिमिलर वही सिस्टम है, बिल्डर डेवलपर। यहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देनी है, हम अपने इसी को चीज करेंगे कि हमारा क्या प्रोजेक्ट था, और फिर प्रोजेक्ट को लिखेंगे। 100D3 कब आया था? 2000 आई गेस 2020 में आया था 100D3। बिल्डर को रजिस्टर करने का सेपरेट हमारे पास तरीका था। हम इसको SCCP के थ्रू रजिस्टर होंगे ऑलरेडी, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी ऐसे ही। हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे लेके चलना है, कंस्ट्रक्शन है हमारी, ये डेवलपमेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे रेट ऑफ टैक्सेस डिफरेंट हैं, और जो डेवलपमेंट की रेट ऑफ टैक्सेस डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनको पेमेंट्स और इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से देनी पड़ती हैं। तो इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे तो हम आगे से लेके चले जाएंगे, और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो हम अपने आप को बिल्डर और डेवलपर के उसमें भी ले आएंगे। मैं इसको बंद करता हूँ फॉर्म को। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के अंदर और भी ग्रीन फील्ड स्टेटस है, जो और सिमिलरली जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोग होते हैं उसमें उनके लिए आता है। अब इसमें बकिया एप्लीकेशंस आ रही हैं, एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नॉन प्रॉफिट, जो कि नॉन प्रॉफिट की कल बात कर रहा था, तो वो यहाँ पे से अप्लाई होगा, और फिर उसकी क्यूरी होती है, वो एक सेपरेट एक जिससे को लिटिगेशन होती है, और वो नियरली कोई 5 से 6 महीने लगते हैं कम से कम उसको कंप्लीट करने में। जितना हमारा कोर्स होगा उसके बाद ही जाके उसकी कंप्लीट होगी जो अप्लाई करेगा यहाँ पे। और फिर इसी तरह बकिया एप्लीकेशंस आ रही हैं, अपने आप को आपने सेल्स टैक्स में रजिस्टर करने हैं। अब यहाँ पे दूसरी बकिया आ रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड। अब क्वेश्चन ये होता है कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, सुपरएनुएशन फंड और डिफरेंट तरह के जो फंड्स होते हैं उसके थ्रू कैसे रजिस्टर होते हैं। अब मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, जो कि लोग सैलरी ले रहे होते हैं उनके लिए गाइडेंस ये है कि उनकी सैलरी का बेसिक सैलरी का 10% प्रोविडेंट फंड में काट के और काट लेते हैं कंपनीज, और इसी तरह जो अपनी तरफ से भी 10% डाल के वो एक फंड में डाल रहे होते हैं सेपरेट। तो अगर शहरियार खान एक फंड बना रहा है तो उस फंड का नाम एक सेपरेट होगा, उसका नाम होगा ओ अनीक भाई ठीक है, आसान हो रही है, मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट। बच्चों अजान हो रही है किसी की तरफ तो हम 2 मिनट रुक रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगेन। अच्छा ये क्या कहते हैं, सिंपल सिंपल सा ये एक पोर्टल है। अब मैं आप लोगों को इस मुझे आखिरी बंद रखना पड़ेगा, ऐसे बातें सुननी पड़ेगी। ओप्पो भाई, ये देखिए ना, ये इस तरह इश्यूज होते हैं बीच में, चल कोई नहीं, खैर ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा हर किसी का। अच्छा बच्चों, बात सिंपल सी है कि ये आपके सामने ना एक सिंपल पोर्टल है, ठीक है। देखा जाए तो एक सिंपल है, लेकिन इसकी जितनी भी ब्रेविटी में जाते जाएंगे, आप लोगों में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स CA कर रहे होंगे, कोई ACCA कर रहे होंगे, कोई LLB किया हुआ है, किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने BCom किया हुआ है,
कोई डिफरेंट प्रोफेशन से है, कोई CSS कर है, जैसे कल आया था हमारे आगे, तो उनके लिए ये मैं आपको गाइड कर दूं कि बच्चों सिंपल सी बात है कि दिस इज अ लाइफ बेसिकली ना। और यहाँ पर आप लोगों को ना क्या कहते हैं, आप लोग अपने आप को ना सीकर बनाएं। इल्म हासिल करने का आपकी हमेशा ना दिल करना चाहिए, ये इल्म है एक तरह से ना। आप लोग इसमें कब तक आएगा ये कोर्स, मुझे कब तक आया, अगर क्वेश्चन किसी का रेज होता है कि मुझे ये पोर्टल कब समझ आया, ये जैसे हुआ, इट्स नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। आई कैन अश्योर यू कि ये बहुत इजी है, बट मेरा काम क्या है कि एक तरह से प्लेट में आपको खाना रख के दे देना, बट छोटा सा खाना रख के देना। ज्यादा खाना खाना ये बुफे सिस्टम है, जिसने खाना है वो उठ के जाके ले आए खाना, और जितना खाना खाना है उतना लेके आए। जितना ज्यादा लेके आओगे, सारा बेशक ट्रे उठा के ले आओ, वो तो नहीं कहते कि ना उठाओ इस खाने को, वो तो कहते हैं जितना लेना लें, लेकिन खाया नहीं आता, घी एक्स्ट्रा डला होता है, तो किसी से बुफे भी इतना खाना नहीं खाया जाता। सो पॉइंट ये कि कितने अरसे में आप इससे गेट थ्रू कर लेंगे, कितने अरसे में आप इस पोर्टल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। जितने ज्यादा इसे छेड़छाड़ करेंगे ना, सबमिट की ऑप्शन ना दबाए ना, सबमिट की ऑप्शन या वेरिफिकेशन की ऑप्शन ना दबाए ना, तब तक आप इसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। सबमिट हो गया, छेड़छाड़ होगी, फिर देन देयर इज वेरी लेस चांस टू गो बैक। आप वापस नहीं आ सकते। रिटर्न सबमिट होगी, रिटर्न दोबारा सबमिट नहीं हो सकती, हाँ रिवाइज रिटर्न हो सकती है। आपने कोई चीज गलत सबमिट कर ली, कोई मसला नहीं, गलतियां होती हैं हर इंसान से। पहली बात है कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे होंगे, लोगों की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती होगी इसके अंदर, जो आप रिटर्न सबमिट कर रहे होंगे, इसी प्रोडक्ट के थ्रू अपील सबमिट कर रहे होंगे। तो उस जब एक दफा सबमिट हो जाए तो उसके बाद ये पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप वापस जा सकें। उसके लिए आपके पास सिर्फ ऑप्शन है या रिवाइज या अपील फाइल की तो एडिशनल ग्राउंड्स, एप्लीकेशन फाइल की तो दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर दें, इस तरह की ऑप्शन कर सकते हैं। बट बाज औक़ात एक दफा रिटर्न सबमिट हो जाए, लेट्स से 2022 की रिटर्न सबमिट हो जाती है, जो कि अभी चल रहा है उसका पीरियड, तो रिटर्न सबमिट होगी तो फिर दोबारा रिटर्न भी सबमिट नहीं होगी, सिर्फ रिवाइज जाएगी। कुछ केसेस में जैसे कि एप्लीकेशन है फॉर NPO, एक दफा सबमिट हो गई, दोबारा एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, बट मैनुअल जाके दे सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट मुश्किल होता है। यहाँ पे आप प्राल को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझसे थोड़ी सी इसमें अमेंडमेंट करनी है, तो आपके ऑफिसर उसी तरह ऑर्डर कर देते हैं आपके खिलाफ। तो यहाँ पर अपना खास ख्याल रखना है कि आपने कोई भी चीज आप इसको पढ़ें, ऐसे डिक्लेरेशन क्या है जो कि एमनेस्टी स्कीम आई थी 2019 में, उसके बारे में है। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, कोई भी मिस्टेक हो जाए किसी की ऑर्डर के अंदर, किसी भी नोटिस के अंदर, ऑर्डर यूजुअली ये होता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के अंदर कोई भी चीज हो गई है, सरचार्ज के अंदर कोई भी चीज आपकी हो गई है, तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। कोई भी ऑर्डर हो जाता है उसके अगेंस्ट, अब अपील फाइल करनी है तो ये पोर्टल बताते हैं अपील कैसे फाइल होनी है, स्टे कैसे स्टे होने हैं। तो वो आपको चीजें जब आप इसके अंदर होंगे, अंदर एंटर होंगे, तो फिर आप इसको कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकेंगे। रिफंड की एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल होती हैं, अपील ऑनलाइन फाइल होती है, अपील टू कमिश्नर अपील्स। फिर DNF भी है। बेसिकली ये भी एक पोर्टल है जो कि आपने आपको आप एक रजिस्टर करते हैं कि आप एक सर्विस इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उसके थ्रू होता है। विद होल्डिंग, ये विद होल्डिंग का एक फॉर्म होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा तरह की विद होल्डिंग होती हैं। तो किस किस तरह की विद होल्डिंग आप पे अप्लाई होती है, तो ये जो लोग कंपनीज होती हैं वो इसको फॉलो कर रही होती हैं। फिर अगर कोई CPR, लेट से आपने किसी का टैक्स फाइल किया, रिटर्न और टैक्स जमा करवाया, तो आपने CPR पे पीरियड गलत मेंशन कर दी है, या CPR की अमाउंट गलत लिख दी है, या CPR की पार्टी गलत लिख दी है, या NTN गलत लिख दी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू करेक्शन, सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द कमिश्नर होते हैं। फिर सेल्स टैक्स है, तो जो भी है कि इनपुट के ऊपर बार होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में फिर मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है, तो ये इसके थ्रू चीजें चला करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ड्राफ्ट्स क्या हैं। ये सिंपल चीजें हैं। ड्राफ्ट क्या चीज है, ड्राफ्ट ये है कि जो भी आपने, जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाने के लिए रजिस्ट्रेशन एज अ बिल्डर पे क्लिक किया था, तो मेरे पास ड्राफ्ट में सेव हुआ था। सिंपली सिमिलरली जैसे आपने कोई चीज मैसेज सेंड ना किया हो, तो वो ये सिमिलर वही चीज है, ईमेल सेंड ना की हो तो ड्राफ्ट में चली जाती है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं डिक्लेरेशन पे जाता हूँ, तो मेरी रिटर्न सबमिट मैंने अभी तक नहीं की, तो ये अभी तक मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं कर दूंगा सबमिट तो खत्म हो जाएगी यहाँ से। ये इनबॉक्स है मेरे पास, इनबॉक्स में लोगों की काफी चीजें आ रही होती हैं, अपील चल रही होती हैं, मैसेजेस होते हैं, ऑडिट का नोटिस होता है, हेयरिंग्स होती हैं, वो इनबॉक्स में चल रही होती हैं।
सिमिलरली कोई चीज आउटबॉक्स में हो तो आउटबॉक्स में होती है कि जैसे लेट्स से अपील फाइल की हुई तो वो आउटबॉक्स में होगी जब तक उसका ऑर्डर नहीं होता। तो इसी तरह कोई एप्लीकेशन आपने फाइल की, जैसे एनपीओ की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल की है, तो वो आपके आउटबॉक्स में रहेगी जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता। तो कोई भी चीज जिसका ऑर्डर नहीं आया होता तो वो आपकी तरफ से सबमिटेड है बट उनकी तरफ से अप्रूव नहीं हुई, तो वो आपके आउटबॉक्स में स्टे करेगी। इसी तरह कंप्लीटेड टास्क है, ये वो टास्क है कि जो खत्म हो चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है खत्म हो गई है, डिक्लेरेशन है, न्यूमेरिक डिक्लेरेशन रिटर्न को कहते हैं, डिक्लेरेशन है, रिटर्न्स खत्म हो चुकी है, जो जो खत्म हो गई है 2021 की रिटर्न खत्म हो गई है तो ये चल रही है। मैंने एक्सटेंशन फाइल की वो चल रही है। जो जो चीजें डिक्लेरेशन में से पर्टेन करती हैं सेक्शन 114 से 119 से 116 से वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। डीएनएफ भी है, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे खत्म चल रही होगी। फिर ऑडिट असेसमेंट है, मेरे पास ऑडिट असेसमेंट कोई नहीं हुई मेरे साथ, सिंपल 120 का ऑर्डर आया हुआ है, जो मैंने रिटर्न सबमिट किया उसी के अगेंस्ट ऑर्डर्स आए हुए हैं, नथिंग स्पेशल इन मेरे पोर्टल में। तो मैं आपको एक और पोर्टल दिखा देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये मेरा पोर्टल था सिंपल, अब मैं आपको थोड़ा क्रिटिकल पोर्टल दिखाता हूँ। इस रीनियर का मैंने पोर्टल खोला हुआ है, इसके ड्राफ्ट में रिकवरी भी पड़ा हुआ है, इसके डिक्लेरेशन भी पड़ी हुई है, ऑडिट असेसमेंट्स भी पड़ी हैं जो इसके ऑडिट्स चल रहे हैं, डिक्लेरेशन डिफरेंट तरह की सीपीआई करेक्शन भी पड़ी हैं जो अभी इन्होंने फाइल नहीं की। इनबॉक्स में जाते हैं तो इनबॉक्स में जो भी हमारे मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी जैसे लेट्स से कि आपने टैक्स पे करना है, रिकवरीज के हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। विदहोल्डिंग टैक्स की जो भी हमें आया है कि इंटीमेशन टू एडवांस टैक्स, जो भी विदहोल्डिंग टैक्स के पर्टेन करता है कोई भी चीज, वो यहाँ पे चल रही होगी। इसी तरह मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरी रिटर्न अभी जो चल रही है, अब ले आया हुआ यहाँ पे 4B का नोटिस है, सुपर टैक्स हमने पे करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन चल रही होगी। 4B अब 4C चल रहा है वैसे तो। अब जो भी ऑडिट असेसमेंट चल रही है उसके ऊपर जो भी इनकी कंप्लायंसेस चल रही हैं तो यहाँ पे ये वो चीजें चल रही होंगी। यहाँ पर एक चीज है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सबमिशन डेट, दो टैक्स डेट 2021, 2020 और 2021 अगेन। ये किस किस डेट को नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से सबमिट हुए हैं, ये वो डेट्स आ रही है सबमिशन डेट। इसकी ड्यू डेट 25 अक्टूबर थी, तो इसकी ड्यू डेट क्या थी, हमने सब अप्लाई कब करना था या रिप्लाई कब करना था, वो 1 नवंबर था तो तब करना था। 19 अक्टूबर थी तो 26 अक्टूबर तक रिप्लाई करना था, तो ड्यू डेट वो होती है। ये पीरियड स्टार्ट और पीरियड एंड का मतलब ये है कि जो आपका पीरियड था, टैक्स ईयर था, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। सो ये चीजें ऐसे चलती हैं। इसी तरह आउटबॉक्स में हमारे जो चीजें पेंडिंग है, जो डिपार्टमेंट ने अभी ऑर्डर्स नहीं किए, लेट्स से कि रिकवरी के ऊपर अभी ऑडिट नहीं आया, तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं। इसी तरह डिक्लेरेशन के अंदर जो अभी हमने इंफॉर्मेशन सबमिट की है उसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं आए हुए, तो ये आउटबॉक्स में पड़े हुए हैं। हमारे सीपीआई करेक्शन हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है बट सीपीआई अभी तक करेक्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे। अब कंप्लीटेड टास्क पे आता हूँ तो ये कुछ अपील्स आ रहे हैं, जो अपील्स हमने सबमिट की हुई है इनकी, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चल रही है। और इसी तरह डिक्लेरेशन जो रिटर्न सबमिट हो चुकी हैं वो आई हुई हैं, ऑडिट असेसमेंट्स हैं, विद होल्डिंग टैक्स हैं, रिकवरीज हैं, जो जो इंफॉर्मेशन पर्टेन करती हैं इस कंपनी से रेलेवेंट, वो यहाँ पे पोर्टल पे चल रही होती है। तो मैं इधर से लॉग आउट कर रहा हूँ क्योंकि दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, जो मैं आपको जस्ट फॉर द रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो मैं अपना ही दिखाता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादातर फिलहाल अपने दिखाने की। चले, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन जो थी मैं पास ऑन करना चाहता था, यही आपकी प्रेजेंटेशन में लाई कर रही होगी, वो मैंने कर दी है। अब आप लोगों के पास 30-36 मिनट हैं, आप लोग बारी बारी अपने सवाल करें। मैं आप सब लोगों के सवाल देखना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा। मेरा सेशन आज मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ क्योंकि पोर्टल पे आयरस के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ये चीज फिलहाल काफी है। आप लोग इसको देखें, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज है, आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी, आई होप शेयर हो चुकी होगी, नहीं तो हमारा जो पोर्टल है वेबसाइट का उसके ऊपर रेगुलर अपडेट हो रही है। जो लॉगिन नहीं है उस पोर्टल पे वो लॉगिन कर लें और उस पर देख लें, तो वो भी आपको शेयर होता जाएगा ग्रुप में। आप काइंडली अपने सवाल बिस्मिल्लाह करें और सवाल शुरू करें, ठीक है, जो जो जिसका जो क्वेश्चन है वो करें। चलें जी।
मैं सवाल देखता हूँ अब आपके। अच्छा, एडवांस टैक्स, अख्तर भाई एडवांस टैक्स बाद में समझाएंगे। एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स की दो तीन तरह के होते हैं। 147 का सेक्शन एक एडवांस टैक्स होता है, एक एडवांस टैक्स विद होल्डिंग टैक्स होते हैं, जो कि हमने हर साल पे करने होते हैं। जैसे हमने किसी की टैक्स काटना है हर मंथ का, तो उसका हम टैक्स काटते रहेंगे। तो वो जो टैक्स किसी, लेट से कि आप सैलरी ले रहे हैं, जैसे मेरा जो टैक्स है ना 149 का जो शो हो रहा था, वो है उस वो जो टैक्स कट रहा है दैट इज एडवांस टैक्स फॉर मी। बट कुछ कंपनीज होती हैं, इसे आप कमेटी कह सकते हैं, कि एक बंदा है वो पैसे डालता रहता है, जब रिटर्न फाइल करने लगता है तो उसके ऑलरेडी टैक्स कट जाते कटे हुए होते हैं, तो उसको टैक्स एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो आप फिलहाल इसको इस हद तक समझें, बाकी हम जब सेक्शन आएगा तो पढ़ाएंगे। एफिडेविट कब करते हैं? जब आपकी जो सर्विसेज रेंडर होनी होती है उन पे एफईडी लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि आप कर भी दें तो कोई बड़ा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अर्सलान भाई, जैन भाई, मेरे एसेट जो डिक्लेयर किए हैं वो कहाँ से चेक हो सकते हैं? आप अपनी रिटर्न जो फाइल हुए हैं ना उधर से चेक कर लें। अगर आपकी रिटर्न फाइल हुई है, रिटर्न नहीं फाइल हुई जैन भाई, तो आपके इंफॉर्मेशन आपके पास एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। पुराने एसेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रही होती। अच्छा, हामिद रजा भाई, व्हाट इज सुपर टैक्स, हाउ टू ओपन अ सोल प्रोप्राइटर बैंक अकाउंट? सोल प्रोप्राइटर बैंक अकाउंट की सिंपल सी बात है कि आप लेटर हेड लें, अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट बनाएं, और सर्टिफिकेट डाउनलोड 181 का फॉर्म डाउनलोड करें, सर्टिफिकेट ऑर्डर डाउनलोड करें, अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करें, और लेटर हेड पे रिक्वेस्ट लिखें बैंक को, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेनेंसी एग्रीमेंट उठाएं, बैंक पहुंचे, उनसे कहें कि मेरा ये है, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने अकाउंट खुलवाना है, बैंक अकाउंट खोल देगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मोबाइल पे जो टैक्स डिडक्ट होते हैं वो कि सर आईआरएस पे डालेंगे बच्चे। इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप कमर्शियल यूजर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो आपके एडवांस टैक्स में फॉल होते हैं, तो वो बिजनेस से डिडक्टेबल होते हैं। आप अगर दूसरे हैं, क्या कहते हैं, सो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है, इंडिविजुअल वर्ड है, तो फिर वो वहां पे चलेंगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज नहीं हो सकता फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। और जो मोबाइल का है वो डिडक्टेबल होता है, वो आप काट सकते हैं अपना जो टैक्स बनता है उससे। अनीक में इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा हो गया अनीक भाई को जवाब। राजा नबील भाई, हम जब एंटीन बनाते हैं तो उसमें लिंक में क्या लिखना है? हम एंटीन बनाते हैं तो उसमें लिंक में क्या लिखना है? अच्छा, लिंक में कुछ नहीं करना बच्चे फिलहाल। लिंक आप लेट से कि मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि आप अभी लिंक में नहीं करेंगे, आपका जब बिजनेस बन जाता है, सिंपल में समझ आ गया इस बार। आप जब बिजनेस बनाते हैं, में लिंक इसलिए यूज होता है कि एक लेट से की कंपनी है जैज, मैं जैज का एम्प्लॉई हूँ, तो मैंने कैसे अपने आप को शो करना है कि मैं जैज का एम्प्लॉई हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकले, तो मैं लिंक में बिजनेस को क्लिक करूंगा, तो बिजनेस में जाके मैं अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन लिखूंगा, तो वहां पर लिंक हो जाएगा कि मेरी जो सैलरी आ रही है वो जैज से आ रही है, तो ये लिंकिंग होती है, तो इस तरह लिंक होता है। सुपर टैक्स इज इम्पोज ऑन हाईली रेवेन्यू जनरेटेड कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, इट इज अबाउट 2022 ऑन 10 कंपनीज। 10 कंपनीज नहीं है बच्चे, 10 इंडस्ट्रीज है। ठीक है, मतलब जो कि जिनकी जो इनकम है वो परटेन करती है विद, जैसे कह लें कि टोबैको इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, या बैंकिंग से 2023 पे अप्लाई होगा। तो और सुपर टैक्स ऑन हाईली अर्न रेवेन्यू वो 4C है, और 4B जो होता है सुपर टैक्स फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए होता है, वो वहां यूज होगा। अच्छा, 10 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज बेसिकली होना चाहिए। बच्चों सवाल पूछो, जो सवाल हैं, जितने जितने सवाल हैं, जितने जैसे हाँ कैसे बिल्कुल सर। सवाल हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछें। अगर सोल सलामकुम सर। प्रोपाइटर, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कौन भाई जी बोल रहा है? सर, मजहर अली। जी मजहर भाई बोलें, हुक्म। सर मेरा सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस में ये होता है कि जो अटैचमेंट का जो टैब है उसमें या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के टाइम या सेल टैक्स के टाइम वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे 181 अटैच करते हैं, या जो सेल टैक्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में जो जीपीएस टैग पिक्चर्स होते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है। तो वो अटैच जो है ना नहीं करते ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो वकील वगैरह होते हैं या हाँ जो practitioner।
तो इस हवाले से सर आज तक जो है ना वो कोई नोटिस भी नहीं आया कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप गलत अटैच करते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये जो भी अटैच यानी 181 तीनों कैटेगरी में इनकम टैक्स में अटैच कर देते हैं वकील, या सेल टैक्स में सिर्फ जो है ना वो कैरेक्टर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बैंक का सिर्फ अटैच कर देते हैं, या CNSC सिर्फ अटैच कर सकते हैं सारे टैब में? इस हवाले से सर बताइएगा थोड़ा। बच्चे, जो जो आपने ना फॉर्म अप्लाई किया ना, अब मैं बताता हूँ। आप फॉर्म अप्लाई किया आपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन आपकी कोई चीज अटैच नहीं है वहां पे। तो मेरी तो नाअहली ना हुई ना, मैंने तो जमा करा दिया एक तरह से। FBI की नाअहली है कि उसने मुझे सेल्स टैक्स नंबर इशू अलाउड कर दिया है। पहले यही होता था, क्योंकि जब से ये कोरोना आया तो सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, कोरोना आने की वजह से। तो वो कहते थे कि कम लोग आए हमारे पास, हम सारा कुछ ऑनलाइन मैनेज करें, तो वहां पर हमें डॉक्यूमेंट्स लगाना नेसेसरी होता है। अगर नहीं लगाते तो ये हमारे पार्ट पे गलती है। और अगर हमने हो गया तो हमें क्या, FBI ने गलती किया कि उसने चेक नहीं किया और वो खुद इसको लेके चल रहा है। तो इस पे वैसे कोई इशू नहीं होता। तो जिसे कह लो कि वैसे ज्यादातर ये होता है कि अटैचमेंट्स ना करें ना आप, तो वो सेल्स नंबर इशू भी नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि खाली PDF लगा देते हैं। लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज खोल के उसको PDF कन्वर्ट करके वही लगा लेते हैं, तो FBI जस्ट देखता है कि अटैचमेंट हुई नहीं है तो एंटी सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर देता है, क्योंकि गलती है। FBI को देखना चाहिए, नहीं देखता। खैर, अब उनका मसला, उनको सेल्स टैक्स आना चाहिए, सेल्स टैक्स नहीं आ पाता। जब वो देख, FBI क्या करेगा? जब आपने इनवॉइसेस इशू, आपने एक रेवेन्यू इनकर कर लिया, उस रेवेन्यू पे आपने सेल्स टैक्स नहीं दिया, तो FBI नोटिस देगा कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड किस लिए हैं, जब आप टैक्स ही नहीं पे कर रहे। तो फिर वॉलंटरी डी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, फिर ब्लैक लिस्टेड हो सकते हैं, फिर आपको ऑडिट हो सकता है, सारा कुछ हो जाएगा। तो उसको इस तरह देखते हैं हम। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम्म। अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह होते हैं जिनके ऊपर 90% एडजस्टमेंट जो है ना वो अलाउड है, तो वो हाँ क्या जी। करते हैं कि वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वो रजिस्टर हो जाते हैं सेल टैक्स में। हाँ और जी। अगर कोई तो जानबूझ के रजिस्टर हो रहा होता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई जो है ना वो गलती से अगर हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसको जो है ना रजिस्टर कर देता है और 2-3 महीने रिटर्न भी फाइल करता है सेल टैक्स, और हाँ जी। उन 2-3 महीनों के अंदर वो सेल टैक्स को 100% एडजस्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो रजिस्टर होके। तो ठीक बाद है। में अगर वो कन्वर्ट होना चाहता है एज अ मैन्युफैक्चरर में, तो जो 3 महीने हमने रिटर्न फाइल किए हैं उनकी क्या कंसिक्वेंसेज होगी, जो 10% हमें पे करना होता है जो नहीं कर रहे, और वो एज अ मैन्युफैक्चरर फिर हम कैसे रजिस्टर्ड होंगे? बच्चे, वो सिंपल वही फॉर्म होता है, उसी थ्रू रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये होता है कि ये ना, और एक तरह से आपका ऑडिट खुलता है और आपका शॉर्टफॉल आइडेंटिफाई होता है कि आपने शॉर्टफॉल किया हुआ है। ठीक है, तो फिर आपका शॉर्टफॉल आइडेंटिफाई होकर फिर वो आपको पे करना पड़ता है। तो वो मैन्युफैक्चर रजिस्टर होना और ये वो होना वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो टैक्स कम देना इज इशू। ठीक है, उस पे फिर वो FBI वाले खुद ही देख लेते हैं इसको और वो फिर पकड़ लेते हैं। और वैसे अगर मैं लिटरली बताऊं तो FBI इतना, के पास इतना मैकेनिज्म नहीं है, इतने बंदे नहीं है सेल्स टैक्स के अंदर कि वो इसको प्रॉपर्ली देख सकें। तो ये होता है। ठीक है, कोई इसमें बड़ी वो नहीं है चीज ना, काइंड ऑफ के रजिस्टर कैसे होना, ये होना है। होने के बाद आप जब ज्यादातर लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ले लेते हैं अपना 100% टैक्स, 90% था ना, उसमें ऑप्शन ये होती है कि आप लेट्स से रिटेलर की, अब एक रिटेलर है उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर बुक किया हुआ है FBI के अंदर, तो उसको तो 100% अलाउ है ना, क्योंकि वो तो सेल नहीं कर रहा है टू जनरल पब्लिक। तो खैर, इसको हम एड्रेस करेंगे इन द सेल्स टैक्स पोर्शन। ठीक है, कि वो क्या क्या लोग हरकतें करते हैं, लेकिन ये कि वो उनके लिए एक इलीगल एक्टिविटी है जो कि नहीं होनी चाहिए। 90% अलाउ है, अगर उसका POS इंटीग्रेशन हुई भी है तो वो फिर POS इंटीग्रेशन हुई भी है तो फिर 95% क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं कि वो 5% भी टैक्स नहीं पे करना चाहते। लोग रिफंड से भी बचना चाहते हैं कि हमें रिफंड इन्होंने देना नहीं है, तो क्योंकि उसके 6 महीने का टाइम होता है, रिफंड नहीं देते, तो वो कहते हैं कि हम 100% क्लेम करते हैं, जब ऑडिट खुलेगा तो फिर देखेंगे, फिर पकड़े होते हैं। खैर, which amounts to be declared in assets, DC rates, which तहसील deduct taxes on schedule, ये अदनान शहजाद भाई। DC rates which तहसील deducts tax on schedule rates and report to FBI or actual amount paid against purchase of property। बच्चे, देखो, कल भी यही बात हुई थी कि क्या रेट्स डिक्लेयर करना। अच्छा, इसमें से कोई सवाल बच्चों आयरस पे है? DNFB रजिस्ट्रेशन,
बच्चे को छोड़ दो फिलहाल, ठीक है ना, नथिंग रेलेवेंट फिलहाल टू यू, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम छोड़ सर। दो अरसलान भाई, अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। जब आप आगे आएंगे ना तो देख लेंगे कि आप डीएनएफपी में फॉलो करते हैं कि नहीं, सेपरेट लॉ है इसके ऊपर ना, तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, कोई सर और सवाल आयरस ये के? हाँ जी, बोले बोले अनीक भाई। सर ये बात यह कि हम लोग अभी टैक्स कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, उसके बाद मतलब सैलरी पर्सन हो गया, बिजनेस हो गया, और ये सारा कुछ जो भी है कंपनी का भी हो गया, यूपी का हो गया, उसको फिर पंच करना है आयरस में। उसको सॉरी क्या करना है, बंद करना है? पंच पंच करना है, पंच करना है आयरस में। जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे सर, वो कैलकुलेशन, क्योंकि वो करने के बाद एक्चुअली हमें आयरस ज्यादा डिटेल में समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं पंच करना बताऊंगा बच्चे, बेफिक्र रहो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख के पंच करना बताऊंगा, ठीक है, वो मैं बता दूं। हेलो। जी जी। हाँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आज एक फाइलिंग करा था ना केस, अपना कलीग है मेरा एक, तो उसमें क्या रहा था कि 2022 का तो मैंने कर लिया। उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी 5-6 साल की हुई नहीं थी, 2022 का मैंने कर लिया। जब 2021 का कर रहा था उसमें आ रहा था ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड, दिस ट्रांजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड और कंप्लीटेड, और मैं जब कंप्लीटेड में जा रहा था तो वो कंप्लीट हुआ नहीं था उसमें ना, इसका थोड़ा ठीक है, तो गाइड कीजिए। बच्चे ड्राफ्ट में जाओ, वहां पे पड़ी होगी रिटर्न तुम्हारी, ड्राफ्ट में पड़ी नहीं होगी, जो ड्राफ्ट में चीज होती है वो दोबारा से रीओपन नहीं होती, ड्राफ्ट पे जाके क्लिक करो, उसी को एडिट कर लो तो सबमिट हो जाएगी वो भी ना, ठीक है, ड्राफ्ट में चीज पेंडिंग होगी। हाफिज भाई इतने बड़े क्वेश्चन लिख रहे हैं, और बच्चे वो ड्राफ्ट में जाके चेक करोगे, वहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी रिटर्न, तभी ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड होता है, या फिर रिटर्न कंप्लीटेड टास्क में अगर सबमिटेड नहीं है आप कह रहे हो तो चेक कर लो, वरना वो ड्राफ्ट में एग्जिस्ट कर रही होगी डेफिनेटली, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, जो ड्राफ्ट में पड़ी है उसको डिलीट करके दोबारा से इनिशिएट करो तब भी हो जाएगा काम। अच्छा, बॉक्स में एक चीज आ रही थी, उसमें ये लिखा था कि वेयर यू हैव नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर ईयर मेंशन्ड अबव, इसमें आ रहा था अंडर सेक्शन 4। बच्चे बच्चे थोड़ा सा दोबारा ऊंचा बोलो, कौन भाई बात कर रहा है ये भी बताओ भाई। अनी की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने जी। जब वो देखा था तो उसमें आ रहा था कि ये बस ये 3-4 लेटर थे हर उसमें ना, हर ईयर के, वेयर यू हैव नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम for the tax year mentioned above required to be filed under section 4। हाँ, इसमें सब में ये आ रहा था, ड्राफ्ट में कुछ नहीं था, क्योंकि मैं 8-9 सालों से फाइलिंग अपना भी करता हूँ, दोस्तों का भी उस करता पे हूँ। क्लिक करो उसमें बच्चे, वो- जो जिस साल की फाइल करनी है ना उस पे रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, जब क्लिक करोगे ना उस रिटर्न के ऊपर जिस साल की फाइल करनी है उस पे रिप्लाई का ऑप्शन आएगा, जब रिप्लाई करोगे तो रिटर्न खुल जाएगी। रिप्लाई में क्या लिखना है इसमें? जब रिप्लाई पे क्लिक करोगे ना तो रिटर्न खुल जाएगी बच्चे। ठीक है, थैंक यू। कोई मसला नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अख्तर अली भाई। जी अख्तर अली बात कर रहा हूँ सर। हमें एफबीआर से नोटिस मिलता है तो वो हमारे इनबॉक्स में आता है, तो उसका हमने रिप्लाई करना, तो कैसे जाए, कहाँ से करेंगे? उसी के ऊपर जब करोगे क्लिक तो फिर रिप्लाई की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है सर, वो जैसे लेट्स ओपन से होगा। मेरे पास ये है, आप अगर मेरी स्क्रीन चेक कर रहे हैं, जी मैं जी इस पे आता हूँ, या आप देखें मेरी स्क्रीन को, मैंने इस पे जी क्लिक किया, नोटिस टू इम्पोज सैंक्शन ऑन फॉर नॉन कंप्लायंस विद आमला और सीएफटी ऑब्लिगेशन अंडर आमला 2010, ठीक है, ठीक। मैंने इस पे रिप्लाई की ऑप्शन किया, अब यहाँ पे रिप्लाई आ नहीं रहा, ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट यहाँ पे जब मैं रिप्लाई पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं आपको एक और क्लाइंट दिखा देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड, मेरे दूसरी स्क्रीन खुलती है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाफिज मोहम्मद भाई, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ, बस मैं इनके भुगत लूँ सवाल, फिर आपके सवालों पे डिटेल बात करता हूँ, जस्ट अ मिनट में इनको बता दूँ। किसी क्लाइंट का खोलूँ, जैसे लेट से डिक्लेरेशन का आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ऑडिट असेसमेंट रहता हूँ, ये आप स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों आप लोगों को? हाँ, आनी चाहिए वैसे, ठीक है, ये एक नोटिस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस पे मैं रिप्लाई की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इसने एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट एक्सप्लेनेशन ऑन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर,
अब मैंने एक्सप्लेनेशन देनी है यहाँ पे, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक रिप्लाई की टैब खुल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना रिप्लाई लिख दूंगा। ठीक हो ठीक हो गया बच्चे? ठीक हो गया सर। एक दूसरा क्वेश्चन है, पूछें। जैसे हम रिटर्न फाइल कर दी, हमने सबमिट हो गई, तो हमें वो उसका जो आता है 120 का ऑर्डर असेसमेंट, जी तो उसका पर्पस क्या है, ये क्यों आता है हम सबमिट होने के बाद? क्या ये बच्चे, ये सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर होता है, आपकी तरफ से रिटर्न सबमिट होगी, किसी कंफर्मेशन है। ठीक है, जब आप रिटर्न में मॉडिफिकेशन होगी तो 121 का ऑर्डर आएगा या 122 का ऑर्डर आएगा, और अगर अपील्स के बाद रिमांड बैक होता है तो 124 का ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली रिटर्न की कंफर्मेशन जो होती है वो थ्रू इस ऑर्डर के थ्रू होती है, नथिंग एल्स देन दिस। ठीक हो आप बच्चे जिसके साथ लीगल क्वेश्चन है ना बच्चे, आप सेक्शन 120 पढ़ो। ठीक है, ऑर्डिनेंस मैंने डाउनलोड करवाया आप लोगों से बच्चों, तो जी सेक्शन 120 पढ़ो। यहाँ सेक्शंस आ रहे हैं ना, जो 120 लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा हुआ है। ये कंप्लीटली टास्क में जाता हूं मैं, तो यहाँ पे मेरे ऑडिट असेसमेंट में आया हूँ, तो ये आपके आगे स्क्रीन पे आ रहा है 120 ऑडिट टू मेक सेल्फ असेसमेंट। अब मैं इसको व्यू Yes. करता हूँ, इसकी मैंने व्यू की ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो मेरे पास मेरी रिटर्न ही खुल रही है। जी बिल्कुल ठीक है, तो ये मेरी वेल्थ स्टेटमेंट आ गई, बिज प्रॉपर्टी एटसेट्रा 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 सो एंड सो। तो बच्चों जी सर मेरा सवाल ये है कि रेक्टिफिकेशन का पावर सिर्फ कमिश्नर के पास है या एडिशनल कमिश्नर भी कर सकता है? यार, जिसने ऑर्डर पास किया वो रेक्टिफाई करता है। अच्छा ठीक है। चले, मैं ना, अब एक भाई रह गए थे, हाफिज साहब। ठीक जी है, हाफिज साहब बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? नहीं सर, मैं मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली भाई। सर मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि जो 114 में सर, जो मतलब रिटर्न ऑफ इनकम जो हमने सबमिट कराई है टैक्स पेयर ने, तो हाँ उसके जी, बाद ये इसमें लिखा है सर कि असेसमेंट जो है वो सर कमिश्नर करेगा 120 ये में। हाँ ठीक है, वो आपकी असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, आपकी इनिशियल असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप अगर सेक्शन, इसका मुझे याद नहीं है, पावर्स पावर्स ऑफ द ऑफिसर या ऑफिसर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये है सेक्शन 209। ठीक है, इसके अंदर ऑफिसर्स का लिखा हुआ है। ये ऑफिसर्स होते हैं, इसके क्या नाम है, एफबीआर के, जो कि आपकी ऑर्डर को, असेसमेंट ऑर्डर को, इनिशियल असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं। पावर टू अमेंड ऑर्डर्स इनके पास होती है, तो वो उस तरह लेके चल सकते हैं। तो इसके बाद 120, 21, 22, 24, 23 भी आ सकते हैं, वो किसी सर्टेन सर्कमस्टांसेस होता है बच्चों। दिस इज नथिंग टू डू विद राइट नाउ विद द आईआरएस पोर्टल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जरा एक मैं क्वेश्चन ले लूं हाफिज मोहम्मद का, काफी देर होगी हाफिज भाई का। सर एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी है आईटी और वो बिजनेस कर रही है यूके में, पाकिस्तान की कंपनी है, उनकी इनकम टोटली पर्सनल ओनर के अकाउंट में आ रही है। जुल्म हो रहा है कि कंपनी में आते टैक्स ईयर इशू आता है था, अब सारी इनकम पर्सनल अकाउंट में आ रही हो, तो उसको कहाँ शो करेंगे, पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में या कंपनी की रिटर्न में? बच्चों यहाँ तक अगर सवाल है, अच्छा उसने परमिशन ले ली है, अब सारी इनकम पर्सनल अकाउंट में आ रही है, चलो गुड हो गया। उसको फॉरेन रेमिटेंस में शो कर सकते हैं या फॉरेन इनकम में शो करेंगे? प्लीज सर आंसर दे दें। अच्छा, अब ये आपकी रेमिटेंस तो ना हुई ना। रेमिटेंस क्या होती है? रेमिटेंस जो होती है, क्या नाम है, कोई भी आपके ब्लड रिलेशंस में कोई भी आपको पैसे भेजता है तो बाहर के मुल्क से, वो के विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ इट, ये उसके इव्स वो कुछ नहीं ले रहा, तो वो आपकी रेमिटेंस होती है। अब इसके यहाँ अगर जहां यहाँ तक बात है कि आपकी एक आईटी कंपनी है, जिसको आपकी ही अगर कंपनी है और वो बाहर भी काम कर रही है और पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन 1, डबल टैक्सेशन ट्रीटी, वहां पे टैक्स पे हो रहा है? अगर वहां पे टैक्स नहीं पे हो रहा तो पाकिस्तान में पे हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी बिजनेस इनकम है, इट्स नॉट योर पर्सनल इनकम।
ठीक है। तो और बिजनेस इनकम और फॉरेन इनकम भी डिक्लेयर कर लें तो दैट हैज नथिंग टू डू विद, बट क्वेश्चन ये है कि फॉरेन इनकम आपकी नहीं है, फॉरेन इनकम आपके बिजनेस की है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है आपने कि वो आपकी कंपनी आपकी ही है बाहर में, या आपकी पाकिस्तान में एक कंपनी जो उसको रेंडर कर रही है सर्विसेज। अकाउंट में पैसे आने का इशू नहीं है, यहाँ पर इशू है कि इंस्टीट्यूशन कौन है ऐसा जो कि पैसे रिसीव कर रहा है। पैसे रिसीव करने वाला कंपनी रिसीव कर रही है और आगे से डिसबर्स कर रही है, तो उसको आपका एक सोल प्रोप्राइटर बनना चाहिए जिसमें रजिस्टर होना चाहिए और आगे से उसी के अकाउंट में पैसे आके ट्रांसफर होने चाहिए, कोई मसला नहीं, ये चीज चलती है। लेकिन जहां तक बात यह है कि क्या कहते हैं, पैसे आए हैं, आपने अपने पास रखे हैं, आपने खुद खाया पिया है, आपने किसी को नहीं दिए पैसे, और वो आपकी एक और आपकी वो कंपनी नहीं है जो कि फॉरेन में इस्टेब्लिश्ड है, तो आप इस सर्विस रेंडर कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज हैं, तो आपकी वो फॉरेन इनकम में आएगा। ठीक है हाफिज भाई, आई गेस आपके सवाल का आंसर हो गया होगा। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो आप अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन आगे पूछ सकते हैं। आई एम रजिस्टर्ड ऑलरेडी, सयाम भाई मैं देखता हूँ सवाल, आई एम रजिस्टर्ड ऑलरेडी सिंस 2020, हाउएवर I have not filed since then. Now should I file 2022 or from 2020 to 2022? तो पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज सयाम भी यहाँ पे ये आती है कि 2020 में अगर आपकी कोई इनकम नहीं थी तो रिटर्न सबमिट कर दो यार, क्या टेंशन है। अगर नहीं करना चाहते तो ना करो। अगर आपके पास रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है इस चीज की कि 2020 में आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं थी तो नहीं की सबमिट, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम थी तो आप उसको सबमिट करो और टैक्स ड्यूली पे करो। अब क्वेश्चन ये है, अब लॉ ये कहता है, यहाँ पे लॉ की जो दूसरी बात ये है कि जब आपने एनटीएन ले लिया तो आपने रिटर्न फाइल करनी है और ये मैंडेटरी है। जब आप रिटर्न एनटीएन ले लिए तो आप फाइल कर दें तो बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप वहां पे रिप्लाई लिख दें। अगर कोई नोटिस आता है तो रिप्लाई करें कि मेरी टैक्सेबल इनकम थी ही नहीं तो मैं क्या करूं इसका ना। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी की प्रोविजन आप पे लग जाएंगी और आपको 20,000 रुपए कितनी पेनल्टी है इंडिविजुअल की मुझे याद नहीं है, बट पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी और वो आप पे करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप फाइल कर दें 2020 से ऑनवर्ड अगर टैक्सेबल इनकम नहीं है। अगर टैक्सेबल इनकम है तो फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगेगा। ठीक है, हाँ। और सेक्शन 114 का मैं आपको सेक्शन बताता हूँ। सेक्शन 114 1 का 7 है, किस किसने रिटर्न फाइल करनी है। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन नेशनल टैक्सेशन नंबर, एनटीएन नंबर, आपका आईडी कार्ड है, आपने रिटर्न फिर फाइल करनी करनी है, अदरवाइज आप पे पेनल्टी प्रोविजंस लग सकती हैं। अच्छा, एडवोकेट, अच्छा मजहर भाई हमने जवाब दे दिया। सलमान भाई, रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम विद इन पाकिस्तान एंड फॉरेन इनकम बोथ। अच्छा सलमान भाई आपके पिछले सवाल से उप्स, आयरस से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, मतलब इतना पोर्टल समझाया आपने, सवाल ही नहीं है आयरस का कोई। चलो कोई नहीं। रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम पेंशन, एक मिनट बच्चे सर आयरस का सर आयरस का पूछें सर पूछें। आयरस का यकीन करें, जब हम टैक्सेबल इनकम को पंच करना शुरू करेंगे फिर जाके समझ में शुरू होगी उसकी। गड़बड़ हुई। सॉरी दोबारा बोलें। सर बच्चे आयरस मुझे का जो है ना, जब तक हम इनकम सारी जो है ना कैलकुलेट करके इसको पंच करना शुरू करेंगे ना, फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन हमें समझ आना शुरू होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से साथ ही इसका मैंने आयरस का पहले जब पता चलेगा। पहली ओरिएंटेशन की तो सारे आयरस से फंसे हुए थे। मैं क्या आयरस पहले बता देता हूँ कि इनके क्वेश्चन जो छोटे मोटे हैं वो खत्म हो जाएं, लेकिन अब सारे लोग आयरस से निकल के रिटर्न पे भाग गए हैं। चले कोई नहीं, ठीक है। रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम विद इन पाकिस्तान एंड फॉरेन इनकम बोथ। ठीक है, आपकी पाकिस्तान में इनकम है और फॉरेन इनकम भी है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम है, पाकिस्तान इनकम टैक्सेबल बट फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल। बच्चे इस तरह का सिनेरियो होता है कि कुछ आपकी सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज, और सेक्शन 155 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अगर सर्विसेज रेंडर, जो एक्सपोर्ट का सेक्शन है 154 है 155 है मुझे भूल गया, बट सेक्शन में लिखा हुआ है कि आपकी सर्विसेज अगर बाहर रेंडर करते हैं आईटी सर्विसेज तो वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। तो अगर वो एग्जाम, जस्ट अ सेकंड बच्चे, जस्ट अ सेकंड।
सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ बच्चे, मैंने खुद म्यूट किया था, कॉल आ गई थी बच्चे, सॉरी। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम विद इन पाकिस्तान, आपकी पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स देना है, और अगर फॉरेन इनकम पे टैक्स बनता है उस पर भी टैक्स देना है। पहली बात, दोनों टैक्सेबल हो सकती हैं, दोनों पे टैक्स देना है। अगर फॉरेन पे टैक्स ऑलरेडी बाहर पेड है तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देंगे, वहां पे टैक्स अगर, लेकिन डबल टैक्सेशन ट्रीटी का इम्पैक्ट देखेंगे कि बाहर टैक्स ज्यादा बनता है तो बाहर का टैक्स इज इनफ फॉर पाकिस्तान सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स बट फॉरेन इनकम। और सिमिलरली अगर पाकिस्तान नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल इनकम है तो पाकिस्तान में अगर टैक्स बनता है तो वो टैक्स देगा ही देगा। कोई भी इनकम पाकिस्तान से जनरेट हो रही है उस पर टैक्स बनता है तो वो देगा, ऑल्दो वो बाहर बैठा है तो वो टैक्स पे होता है। पाकिस्तान इनकम टैक्सेबल बट फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में टैक्सेबल है तो वो कर दो, नॉन बट फॉरेन टैक्सेबल नहीं है तो वहां पे एग्जाम डिक्लेयर कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। सलमान भाई हो गया आंसर, अगर कोई और सवाल हो तो पूछें प्लीज। पेंशनर अनीक भाई, पेंशन की इनकम टैक्सेबल है। पेंशन, फर्स्ट पेंशन इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। अगर आप दो पेंशन ले रहे हैं तो फिर एक टैक्सेबल हो जाती है, हायर वाली टैक्सेबल होती है, लोअर वाली टैक्सेबल नहीं होती। सलमान, दैट वुड बी आंसर, दैट वुड आल्सो बी द आंसर ऑफ हाफिज साहब। ठीक है। अच्छा, नहीं अनीक साहब नहीं है। अच्छा सर, पासवर्ड रिकवरी में रजिस्टर्ड मोबाइल पर पासवर्ड आ रहा है लेकिन ईमेल पे नहीं आ रहा, प्लीज हाउ कैन आई रिकवर। बच्चे मंडे को किया करो और ऑफिस आवर्स में किया करो, ना हो रहा हो तो no@fbi.gov.pk पे ईमेल कर दो अख्तर भाई, आपको वो खुद ही से करके आपको बता देंगे, फिर बताएंगे कि सिस्टम डाउन था। आप ईमेल कर दें उनको कि आपको पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा तो वो आपका कर देते हैं रिकवर। DNFBP रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वालों के लिए है या ब्रोकर कमीशन एजेंट के लिए है? बच्चे ये सबके लिए ही है, ठीक है, लेकिन मैं देख के बताता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा भूला हुआ है कि DNFB किसके किसके लिए अप्लाई होता है, मुझे भी नोटिस आया हुआ है वैसे ना, ठीक है, लेकिन मुझे ये फजूल सा काम लगता है। ठीक है। अच्छा चलें भाइयों बहनों, जो जो बैठा है, कोई और सवाल है आपका पर्टेनिंग टू आयरस, अब पूछें। कोई और आपका क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एनी अदर थिंग, आप प्लीज पूछें। और जनरल गाइडेंस लेनी है पूछें, कोई और चीज है मुझसे पूछें, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। सर ये सेल टैक्स रिफंड का बताइएगा कि कोई टैब वगैरह नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे? बच्चे दोबारा सवाल पूछो, सॉरी। सर सेल टैक्स रिफंड उसके हवाले से कुछ आरएस में मेरे ख्याल में अभी है नहीं, तो उसकी रिफंड वगैरह बच्चे मैनुअल एप्लीकेशन भी दो, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी फाइल करो, और वो उसको पे फॉलो अप करो, पीछे घंटे लग जाओ, उसके बाद हर रोज जाओ उसके पीछे, फिर रिफंड आपका, रिफंड मिलता नहीं है, रिफंड एडजस्ट होता है। ठीक है, जो नया टैक्स बन रहा होगा उसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले कहते थे रिफंड मिल जाएगा, रिफंड मिलता मुलता कुछ भी नहीं है, एफबीआर नहीं देता पैसे भी। एफबीआर कहते हैं कि इस साल इतना टैक्स बना हुआ है, इसमें हम एडजस्ट कर देते हैं, वो एडजस्ट हो जाता है। सर एक दूसरा सर सवाल है कुछ है कि तो जो डी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 21 है जी? वो मैंने पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि अगर आप डी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो विद इन 90 डेज वो आपका डी रजिस्टर कर देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है। 4-5 यानी जैसे 1 साल हो गया डी मुझे डी रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर, देखो मैंने पहले कहा था कि रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आपके पास होती है, डी रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन कोई आपने बिजनेस हटाना है, कोई चीज रिमूव करनी है, रिमूवल फ्रॉम द पोर्टल, उनकी ऑप्शन आपके पास नहीं होती, वो कमिश्नर के पास होती है। ऑफिसर जो आपका कंसर्न ऑफिसर होता है वो देखता है उसको, एप्लीकेशन देंगे कमिश्नर को, एक एड्रेस करके कमिश्नर को, जो भी आपका कंसर्न कमिश्नर है, एप्लीकेशन फाइल करें कंसर्न आरटीओ में, और एप्लीकेशन फाइल करें, उनसे कहें कि मैं डी रजिस्टर होना चाहता हूं, वो कहेंगे कि कैसे, क्यों डी रजिस्टर होना चाहते हैं, हमें रीजंस बताएं। आप रीजनिंग देंगे, वो आपका एक ऑडिट खोलेंगे, आप ऑडिट में सुरखरू हो गए या कोई टैक्स ना बनता हुआ तो टैक्स आप मतलब नहीं बनता हुआ तो आपको डी रजिस्टर कर देंगे, टैक्स बनता तो कहेंगे टैक्स इतना टैक्स पे कर दो, हम आपको डी रजिस्टर कर देते हैं अगर कोई बनता हुआ तो। वैसे उसकी यही ऑप्शन होती है कि वो लिखा होता है, लेकिन पैनल पोर्टल पे रिमूवल नहीं होता, पोर्टल पे डिलीट नहीं होता आपसे कुछ, ऑफिसर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, जैन रजा है। सॉरी सॉरी जी, बोले जैन भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मैं अपनी रिटर्न्स फाइल करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका शोरूम है, तो वो बाई चांस कहता है कि मेरा ना एटीएम गुम हो गया है तो मेरी पेमेंट आनी है, तो वो मैं आपके अकाउंट में लगवा देता हूँ 40 to 50 लाख। उसकी पेमेंट फिर मेरे अकाउंट में आ जाती है, फिर मैं उसको कैश में निकलवा के बाय चेक
उसको दे देता हूँ, तो क्या इसकी मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में फर्क पड़ेगा, या मुझे कोई टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ेगा इन लायबिलिटी, या मुझे वो बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आए, किसके थे और ये कहाँ पे गए? बच्चे वेल्थ स्टेटमेंट में जाओ, वहां पर एक ऑप्शन होती है इनफ्लोज में, ठीक है, इनफ्लोज में अदर्स, इनफ्लो में अदर्स डाल लो, और इनफ्लो में अदर में जितने भी 50 लाख आए हैं तो वो डाल लो, और उसी साल निकल गए तो अदर में, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आ रहे होते हैं। याद रखेंगे रिटर्न की जो वर्किंग होती है, रिटर्न की वर्किंग इस तरह होती है कि बैंक में जितने भी क्रेडिट्स आए हैं वो आपने जस्टिफाई करने होते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन में। तो लास्ट पेज पे जो वेल्थ स्टेटमेंट की रिकंसिलेशन हो रही होती है, तो उसमें क्रेडिट एंट्रीज आपने प्रॉपर मेंशन करनी होती है कि ये क्रेडिट एंट्रीज हुई हैं आपके अकाउंट्स में। तो वो आप अगर मेंशन करते हैं तो उसमें इनफ्लो, एक इनफ्लो के अंदर अदर्स का ऑप्शन होता है, वहां पे इनफ्लो डालें 50 लाख लेट से जितना भी आया है, और आउटफ्लो में अदर्स की ऑप्शन में 50 लाख डाल दें, और उस दोस्त से एक एफिडेविट बनवा लें कि ये मेरे पैसे थे, ये आपके अकाउंट में आए, मेरा अकाउंट बंद हो गया था, ये एक एफिडेविट है। तो कल को ये उसी के नाम पे आईडी वो बनवा लें, और वो अपने पास रख लें। कल को अगर नोटिस आता है तो उसके जवाब में वो दीजिएगा, नहीं तो आपका दोस्त किसी के अकाउंट के पैसे, किसी के पैसे अपने अकाउंट में नहीं मंगवाने चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, लेकिन किसी के पैसे आपके अकाउंट में आते हैं तो उसके आपको एविडेंस देना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो थर्ड बंदा है वो जाके आपके साथ को जब ऑफिसर होता है उसके आगे पेश होकर कहता है कि मेरे पैसे आए थे इस अकाउंट में, मैंने इससे ले लिए हैं, जो भी क्वेश्चन करने मुझे नोटिस करो, मैं कर दूंगा जवाब। बच्चे टेल अस अप्लाई टू आउट यू, अच्छा टेल अस द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। इनकम टैक्स रूल्स में सर्च करो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स कैसे होते हैं, बनते हैं। अप्लाई टू कंसर्न चीफ कमिश्नर। बच्चे चीफ कमिश्नर को अप्लाई करते हो, आप अपने एक्सपीरियंस लेटर बताते हो, कहाँ कहाँ आपने 2 साल काम किया है वो बताते हो, साथ आपको आपने की जो डिग्री है विद रेफरेंस टू अकाउंट्स होनी चाहिए, जैसे बी.कॉम या बी.कॉम ऑनर्स या बीबीए या इस तरह के ऑनर्स, कुछ आपकी इस तरह की डिग्री होनी चाहिए। और रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लिखा हुआ है पूरा प्रोसेस, ये चीजें आपके पास होंगी तो आप फिर, और उसको साथ सर्टिफिकेट देते हो तो फिर, और स्पेशली इसमें लिंक्स चला करता है, वो फोन कर देते हैं कि सर मुझे आईटीबी चाहिए, तो फिर आप आईटीबी बन जाते हैं। सज्जाद अनीस भाई। बच्चों सवाल पूछो, और कोई है तो दिल खोल के पूछो, अभी 3 मिनट रहते हैं, मैं बैठा हूँ। कल 8:30 तक चली गई थी मीटिंग। सर हाँ जी। सर अगर कोई शख्स इनकम अपनी जो है ना वो बिजनेस इनकम अगर 4 लाख से कम दिखा रहा है, यानी जैसे 3.5 लाख या 3,80,000, और अपने वेल्थ में जो है ना कैश में या जो है ना वो किसी और चीज में अपनी जो है वो वेल्थ में कैश दिखा रहा है 70 लाख या 60 लाख रुपए, और उसकी एक्टिविटी एज अ ब्रोकर या कमीशन के तौर पे है, तो वो जो 60-70 लाख रुपए हम दिखा रहे हैं, तो वो इतनी इनकम दिखानी चाहिए हमें, या फिर वो जो इनकम रिटर्न में हम दिखा रहे हैं उतनी उस हिसाब से दिखानी चाहिए? बच्चों जितनी भी सवाल पूछे हैं ना मजहर भाई, ठीक है, जितने भी आपने सवाल पूछे हैं, ये मतलब इनके जवाब ऑलरेडी एक तरह से हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि समझे बात को। एक बंदे के पैसे आए हैं, मैंने बताया कि आपको जो डिक्लेयर करना है प्रॉपर डिक्लेरेशन करनी है, गलत डिक्लेरेशन नहीं करनी। वो बंदा जस्टिफाई कर सकता है कि मेरे बिजनेस से, और मैं होप करता हूं कि वो सोल प्रोप्राइटर होगा, क्योंकि एओपी की एक रिटर्न वो डिफरेंट तरह से होती है, वो इंडिविजुअल से लिंक ही नहीं करती एक तरह से। तो जो सोल प्रोप्राइटर है, अगर उसके अकाउंट में पैसे आए हैं 4 लाख रुपए फॉर बिजनेस और 70 लाख फॉर पर्सनल, तो हो सकता है पॉसिबल। तो वो अगर ये जस्टिफाई कर सकता है तो ठीक है, नहीं जस्टिफाई कर सकता तो रिटर्न गलत है, ठीक है। फिर 122 होगा, 176 होगा, फिर 177 होगा, फिर 122 होगा, फिर वो अल्लाह हाफिज हो जाएगा, उसको ठीक ठाक टैक्स लग जाएगा। तो वो फिर इस तरह चलते हैं, तो ये गलत इंफॉर्मेशन होती है, ये नहीं डालनी चाहिए इसके अंदर। आपको जितने पैसे आए हैं आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। एफबीआई को कोई कंसर्न नहीं है कि आप बिजनेसमैन भी हैं और सैलरीड भी हैं, आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो और आप बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आई है और साथ बिजनेस से इनकम भी आई है, तो एफबीआई का कोई लिंक नहीं है। एफबीआई कहता है जितनी इनकम आई है उस पर टैक्स दिया है कि नहीं दिया, अगर टैक्स दिया हुआ है और जवाब आपके पास सारे एविडेंस हैं तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज गलत है।
और सवाल बच्चों अगर कोई है तो प्लीज। सर रिबेट थोड़ा बताइएगा, रिबेट क्या होता है, रिबेट टैक्स? रिबेट, जी। रिबेट REBAT ये आपने कहा है यार। कुछ लेट से मैं इसको यार सिंपल करते हैं, ये जब हम सैलरी पढ़ाएंगे या आगे जो जिनके अलाउंसेस होंगे उसके अंदर कवर कर लेंगे कि रिबेट बेसिकली आप, अब सिंपल सा बताता हूँ कि जो सेल्स टैक्स के अंदर समझा देता हूँ कि 100 रुपए की चीज है 80 रुपए पे मिली है, सेल्स टैक्स उसने सेल्स पे उसने डिस्काउंट प्रोवाइड किया तो उसको रिबेट मिल गया, 80 रुपए की चीज मिली है, मार्केट में 100 रुपए की एग्जिस्ट करती होगी तो उसको रिबेट मिला है, तो वो उसका कोई सेल्स टैक्स में अलाउड होती है, FED में अलाउड नहीं होती। इस तरह समझ लें कि सेल्स टैक्स डिस्काउंट अलाउ करता है, FED कहता है डिस्काउंट नॉट अलाउड। तो ये थोड़ा से डिफरेंसेस होते हैं, तो ये हम इसको बाद में कवर कर लेंगे। चलो बच्चों, ओ ग्रेट क्वेश्चन साजिद अनीस भाई। नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, आने देना बिजनेस इनकम पे तो आने दें। बिजनेस इनकम पे आएंगे तो हम नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स सारा कुछ समझाएंगे, ठीक है। बिजनेस इनकम पे आने दें। अभी छोटे छोटे सवाल पूछे ना, बड़े बड़े सवाल ना पूछे, मजे के सवाल ना पूछे, इस पर टाइम लगेगा। नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, सब पे सवाल लगेगा, वो टाइम लगेगा। चलें भाई, आई गेस कि मेरे ख्याल से कोई IRS से आपका फिलहाल सवाल नहीं बना। अच्छा, तो हम इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं। बच्चों ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लो, ऑर्डिनेंस से फेमिलियर कर लो अपने आप को। हम पढ़ते हैं बुक्स, हमारा काम बुक से होता है, हम बुक से देखते हैं। हमारा ताल्लुक ज्यादातर ऑनलाइन से नहीं होता, हमारे लिए बेहतर होता है कि हम ऑनलाइन ना देखें, हमारा प्रोफेशन अलाउ नहीं करता। हमने जो प्रैक्टिस की है बुक से देख के करनी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन में काफी चीजें मिसिंग होती हैं। तो लेकिन आप लोगों के लिए फॉर बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस लेवल के लें तो आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स। कुछ चीजें हम इनकम टैक्स से लेके चले और ऑर्डिनेंस से लेके चलेंगे, कुछ रूल से समझाएंगे। और मैं जो मोटी मोटी चीजें हैं, अहम अहम चीजें हैं, आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन आंसर सारे होंगे और मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स को। मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। वाइंड अप करने का मकसद ये है कि आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पास ऑन कर दूं। आपके मजीद क्वेश्चंस होंगे, हम जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, मैं उसमें होऊंगा, सवाल पूछते जाएंगे, जवाब देता जाऊंगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनीथिंग। मैं आपको जवाब देता जाऊंगा जितना पॉसिबल होगा। सर एसेट डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन अलग होती है, अलग क्यों है IRS पे? बच्चे एसेट डिक्लेरेशन जो है ना वो एमनेस्टी स्कीम है, वो नहीं करनी, उस पर ना क्लिक कर देना। वो 2019 में जिसने ली थी वही कर सकते हैं, उनके लिए, आपके लिए नहीं है अभी। तो जिन्होंने अभी करनी है, आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन में जाओगे नॉर्मल, ओ सॉरी डिक्लेरेशन में जाओगे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपके लिए वैलिड है, बकिया नहीं है। एसेट सिर्फ वेल्थ की है। तो वो एसेट डिक्लेरेशन वो पुरानी है, 2019 की जो एमनेस्टी आई थी वो उसी टाइम अवेल कर सकते थे, अब नहीं अवेल कर सकते। तो अच्छा, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश होगी आपको समझाता जाऊं। आए आप, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग आए और हम आगे से इसको लेके चलें। मैं आपको जितना पॉसिबल हुआ, जितना मैक्सिमम हुआ, मैं आपको समझाऊंगा। तो बाकी जो भी सवाल होंगे मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और अच्छा सेशन रहेंगे आप लोगों के साथ ना। मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज। अपना वीक डेज को एंजॉय करें, वीकेंड तो नहीं कह सकता, वो खत्म होने वाला है। तो वीक डेज को एंजॉय करिएगा, वीकेंड्स पे अगेन हम मिलेंगे और इसको चलाएंगे आगे। ठीक है बच्चों? व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड इट्स रूल्स? बच्चे आरिफ भाई, अच्छा मैं सबको बच्चा कहता हूँ, माइंड ना करिएगा, ठीक है। तो बेस्ट मेथड ऑफ स्टडीइंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड इनकम टैक्स रूल्स इज विद बुक्स। ठीक है, बुक होनी चाहिए आपके पास, आप फिर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आपने कंट्रोल F करते हैं, ज्यादातर लोग कंट्रोल F करके वो सेक्शन पढ़ लेते हैं। जब बुक से पढ़ते हैं तो आपने 114 पढ़ना होता है, तो आप 10 सेक्शन हर रोज पढ़ लेते हैं। तो सेक्शंस आप लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बुक से हम रिकमेंड करते हैं ज्यादा पढ़ना, तो बुक ही बेहतर होता है। लेकिन हमारा क्योंकि अभी ये एक शॉर्ट कोर्स है, तो इस शॉर्ट कोर्स में आप लोगों को मैं ऑर्डिनेंस से गो थ्रू कराऊंगा। सेक्शन इसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। और ये फिस्कल स्टैचू है, ये पढ़ना आसान नहीं होगा, इसकी लैंग्वेज आसान नहीं होगी। इसमें एंड और शेल में कॉमा
और सेमी कॉलन और पैराग्राफ, न्यू और इस तरह के वर्ड्स के भी मतलब होते हैं। तो वो आपको पढ़ने में मैं बताऊंगा कैसे इसको देखना है। तो इंशाल्लाह आपको यही है कि आप उसको एक दो स्किम नहीं करना, जो चीज पढ़नी है उसका मतलब समझना है, फिर इंशाल्लाह आता जाएगा। बुक्स बच्चे मेरे पास तो ऐसे सलाम की है और हुजैमा इकराम की है। वो बच्चों मेरे पास जो बुक्स हैं वो 15-20 हजार की आती हैं। मेरे पास इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स की और इस तरह की हैं, तो 15-20 हजार की बुक्स होती हैं। आप लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो ले लें तो बहुत बेटर है। वो हर साल रिन्यू होती हैं, 5,000-7,000 पे लगते हैं। अपडेट्स हर साल की उनकी होती है। तो बकिया यही बेहतर है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। अगर आप वो नहीं ले सकते तो ऑर्डिनेंस पे गुजारा करें। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए पीटीडी। मजहर भाई बिल्कुल गलत मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ना पीटीडी पढ़ना, पीटीडी तो यार जर्नल है यार, तो नहीं पढ़ना वो। अच्छा, रूल्स एंड ऑर्डिनेंस फ्रॉम एफबीआर पोर्टल, हाँ फिलहाल बच्चे। अच्छा, पीटीडी नहीं, पीटीडी तो जजमेंट्स हैं, उसमें तो कुछ नहीं आप देख सकते ना, आपकी जजमेंट्स आ रही होती है उसके अंदर। तो जजमेंट्स आप पढ़ने बैठ गए तो अल्लाह हाफिज हो जाएगा। फिर आप होगा सर शरियार साहब आप कौन है, आप क्या करने आए हैं, आप जजमेंट देखते हैं। तो वो फिर इस तरह वो फिर मजा नहीं आएगा आपको। फॉर लिटिगेशन डेफिनेटली, फॉर केसेस आपको जरूर देखनी है वो ना, क्या कहते हैं हम, मेरी पूरी कोशिश होगी, बहुत ज्यादा कोशिश होगी कि जो मेरे साथ आगे चलेंगे ना, मतलब हम अगले जो बड़ा कोर्स होगा उसमें मेरा जो टारगेट है कि मैं अपील कैसे बनाता हूँ, मैं ड्राफ्टिंग कैसे करता हूँ, जो जजमेंट्स होती हैं वो कैसे पढ़नी है, जजमेंट्स को कैसे लेके चलना है, आपकी रिटर्न जो है वो बेहतर कैसे फाइल होंगी, रिटर्न्स में क्या चीजें रिटर्न फाइल करने, बुक कीपिंग कैसे करनी है, टैक्स की बुक कीपिंग कैसे करनी है। तो मेरा वो बहुत अच्छा फोकस होगा उसके ऊपर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वो देखें आप उसको लेके ना। तो बहरहाल उसमें मैं आपको पीडीडी भी पढ़ना सिखाऊंगा, मतलब जजमेंट्स हैं, जजमेंट कैसे लेनी है, निकालनी जजमेंट कैसे है, तो वो मैं बताऊंगा। और उससे अंडरस्टैंडिंग टू द टेक्स्ट वो बहुत बेहतर होती है जजमेंट से ना। तो खैर वो एक सेपरेट चीज होगी ना, वो लिटिगेशन में होगी। तो मेरी तरफ से बच्चों, सब बच्चों को बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं अल्लाह हाफिज करता हूँ। इट विल बी अनदर कोर्स, देयर विल बी अनदर कोर्स एज वेल which we are planning to start by the January na inshallah. So but we haven't advertised it yet, but inshallah as soon as possible we are going to advertise it as well. So let's hope for the best and for the company. देखते हैं हम कब स्टार्ट करते हैं। वो लेंथी कोर्स होगा ये बच्चे, दिस इज अ कोर्स ऑफ 2 to 3 months मैक्सिमम ना, तो फॉर टैक्स पर्पसेस। इसमें मैं मेन चीजें आपको बताऊंगा, स्कीम भी करूंगा, काफी चीजें आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, रिटर्न से बिजनेस रिटर्न कैसे फाइल होनी है, लॉ से और फिर पोर्टल के साथ आपको कैसे पंच करनी है, ये चीजें बताऊंगा। बट जो बहुत ब्रेविटी में जाएंगे वो हम उसके अंदर जरूर जाएंगे। और जो इसमें से मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल भी पढ़ा लूं ना तो थोड़ा होगा आप लोगों के लिए, और अगर मैं 2 महीने भी पढ़ाऊं तो वो भी ज्यादा होगा। तो बाज़ औक़ात इसमें डिफरेंट चीजें, किसी के लिए यही मोर देन इनफ है, किसी के लिए वो भी बहुत लेस होगा। तो इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए। ज्यादा जितना आप पढ़ के बैठेंगे, ज्यादा चीजें आप पढ़ के देखेंगे, आप सबके लिए नेक्स्ट डे के लिए ये है कि सैलरी का सेक्शन पढ़ के बैठें, सैलरी पढ़ के बैठें और रिटर्न पढ़ के बैठे 114 की। मैं आपको सैलरी पे ज्यादा फोकस करूंगा नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तो सैलरी पे लेके चलूंगा, फिर बिजनेस इनकम को साथ ले आऊंगा। तो मैं आपको वहां से समझाना शुरू करूंगा, ठीक है। बच्चे एफबीआर, जोहेब भाई एफबीआर की वेबसाइट, वहां से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड करो और रूल्स डाउनलोड करो। वो जो डाउनलोडेड हैं वो पढ़ो, वो देख लो सेक्शन की कैसे बने हुए हैं, सेक्शंस के किस किस तरीके से ओरिएंटेशन उनकी हुई हुई है, तो उसको लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज करते हैं, तो हम फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच भाइयों एंड बहनों, ठीक है। अल्लाह हाफिज।